डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1771 से 1780 तक। जैसे ही सैफ अली ने अपने हाथों में मौजूद किताब पर हमागीर आंखें इस्तेमाल की, इसके सामने एक लोडिंग बार नमूदार हुआ जिसे मुकम्मल तौर पर भरने के लिए 10 सेकंड दरकार थे। 10 सेकंड लोडिंग बार को देखकर सैफ अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। जांच पड़ताल का वक्त जितना तवील होता, जांची जाने वाली चीज इतनी ही कीमती होती थी। जंगी रथों को बुनियादी, दरमियाने, आला, मास्टर और ग्रैंड मास्टर दर्जात में तकसीम किया जा सकता था और हर अगले दर्जे के साथ रथ की कीमत में इजाफा होता था। हर दर्जे के साथ जंगी रथ की सलाहियतें भी मजबूत होती जाती थीं। एक बुनियादी जंगी रथ में एक अजीम लॉर्ड से निपटने के लिए काफी जंगी ताकत मौजूद होती थी, लेकिन सिर्फ एक बेवकूफ ही इसे किसी इफरीत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जंगी रथ वाकई मुहासरे की लड़ाइयों और खिलाड़ियों के दरमियान होने वाली जंग में अपनी इफादियत दिखाते थे। राकेशों से निपटने के लिए जंगी रथ का इस्तेमाल हद से ज्यादा फजूल खर्ची थी। आम हथियारों और आलात के बरक्स जंगी रथ की मरम्मत के लिए सिर्फ सिक्कों से ज्यादा की जरूरत होती थी। खिलाड़ियों को मवाद भी फराहम करना पड़ता था। अगर जंगी रथ को राकेशों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो इससे होने वाली आमदनी मरम्मत के अखराजात पूरे करने के लिए भी काफी नहीं होती। मजीद बरा मतलूबा मवाद बहुत नायाब और हासिल करने में मुश्किल था। लोडिंग बार के मुकम्मल होते ही जहन्नुमी रथ के डिजाइन की तफसीलात सैफ अली के सामने नमूदार हो गई। जहन्नुमी रथ का डिजाइन, दरमियानी सतह का डिजाइन जहन्नुमी रथ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहन्नुमी रथ ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 20 अफराद, हरकत की रफ्तार में 180% इजाफा करता है। टायर 2 की दिफाई सलाहियतों का हामिल है। पायदारी 400/400 इजाफी महारत 1। जादुई ढाल एक टायर 3 जादुई रुकावट बनाती है जो 20 सेकंड तक ज्यादा से ज्यादा 20 लाख नुकसान को जज्ब कर सकती है। हर इस्तेमाल पर 20 जादुई क्रिस्टल खर्च होते हैं। कोल डाउन 10 मिनट इजाफी महारत 2। जहन्नुमी तोप 1500 की रेंज 30 गज के दायरे में टायर 3 के मैयार पर एक तबाहकुन वार करती है। हर इस्तेमाल पर 100 जादुई क्रिस्टल खर्च होते हैं। कोल डाउन 15 सेकंड इजाफी महारत 3। शोला नुमा नेजे 12 शोला नुमा नेजे बनाती है। हर शोला नुमा नेजा टायर 2 के उरूज की ताकत रखता है और उसके हमले की रेंज 150 गज है। कोल डाउन 3 सेकंड। कितना ताकतवर जंगी रथ है। जहन्नुमी रथ का वस्ती पैनल पढ़ते हुए सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं। उसने माजी में बहुत से दरमियाने दर्जे के जंगी रथ देखे थे, लेकिन जहन्नुमी रथ की खुसूसियात को आला तरीन दरमियाने जंगी रथों में भी शुमार किया जा सकता था। आम दरमियाने जंगी रथों की पायदारी सिर्फ 300 पॉइंट्स होती थी और वो हरकत की रफ्तार में सिर्फ 160% इजाफा करते थे, जो कि तकरीबन एक पुरस्कार सवारी के बराबर था। फिर भी जहन्नुमी रथ ने हरकत की रफ्तार में 180% इजाफा किया। ये एक खौफचांद की सवारी के इजाफे के बराबर था। ताहम महारतें इस जहन्नुमी रथ का बेहतरीन हिस्सा होनी चाहिए। आम दरमियाने जंगी रथ सिर्फ एक टायर 2 जादुई ढाल फराहम करते थे, जो टायर 2 के हमलों से होने वाले नुकसान को 70% और टायर 3 के हमलों को 40% तक कम कर सकती थी। दरी असना जंगी रथ की टायर 3 जादुई ढाल टायर 2 के हमलों से होने वाले नुकसान को 80%, टायर 3 के हमलों को 70% और टायर 4 के हमलों को 40% तक कम कर सकती थी। इतनी ताकतवर जादुई ढाल के साथ यहाँ तक कि एक टायर 4 का अफसानवी इफरीत भी मुख्तसर वक्त में जहन्नुमी रथ को तबाह नहीं कर पाएगा। जहाँ तक पैदावारी जरूरियात का ताल्लुक है, वो खास तौर पर ज्यादा नहीं थी। जहन्नुमी रथ तैयार करने के लिए सिर्फ 3 मास्टर इंजीनियर्स और 1 मास्टर फॉर्जर की जरूरत थी। वाहिद परेशान कुन हिस्सा इसका बुनियादी मवाद टाइटन कच धात था। एक जहन्नुमी रथ के लिए टाइटन कच धात के 500 टुकड़ों की जरूरत थी, जो कि एक इंतहाई नायाब कच धात थी जिसे तूफानी सल्तनत में भी तलाश करना मुश्किल था, जो अपनी पैदावार के लिए मशहूर थी। इसकी वजह यह थी कि टाइटन कच धात एपिक आलात के अहम मवाद में से एक थी। ऐसा लगता है कि मुझे टाइटन कच धात जमा करने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मिलिनकोलुक की जरूरत होगी।
अपने हाथों में जहन्नुमी रथ के डिजाइन को देखते हुए सैफ अली ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए 3 मास्टर इंजीनियर्स और 1 मास्टर फॉर्जर को इकट्ठा करना नामुमकिन नहीं होगा। मवाद ही वाहिद दूसरा मसला था। एक बार जब वो इसे हल कर लेते तो वो बड़े पैमाने पर जहन्नुमी रथ तैयार कर सकते थे। अगर जीरो विंग के पास जहन्नुमी रथ जैसा कोई आला होता तो उसके अराकीन आसानी से गैर जानिबदार नक्शों की गहराई में जाकर शिकार और खोज कर सकते थे। गिल्ड के अराकीन को करीबी नक्शों के लिए दीगर गिल्ड से मुकाबला करने की जरूरत नहीं होगी। इस सूरत में जीरो विंग के अराकीन गिल्ड और अपने लिए मजीद वसाइल हासिल कर लेंगे। एक जंगी रथ सिर्फ जंग का हथियार नहीं था, ये नक्ल व हमल का एक ताकतवर जरिया भी था जो सवारी से कहीं बेहतर था। इसकी वजह ये थी कि जंगी रथ में सफर करते वक्त खिलाड़ियों की जिस्मानी ताकत और तवज्जो ज़ाय नहीं होती थी। मजीद बरना जंगी रथ खिलाड़ियों की जिस्मानी ताकत और तवज्जो को बहाल कर सकते थे। अगरचे ऐसा करने की उसकी सलाहियत एक आम एनपीसी शहर जितनी अच्छी नहीं थी। सबसे अहम नुक्ता यह था कि जंगी रथ में मरम्मत के सादा आलात रखे जा सकते थे। इससे खिलाड़ियों को लोहार की दुकान पर जाए बगैर अपने हथियारों और आलात की मरम्मत करने की सहूलत मिलती थी। सिर्फ मरम्मत की फीस इंतहाई ज्यादा थी, जो शहर की कीमतों से 3 गुना थी। नीज इस बात की भी एक हद थी कि एक जंगी रथ कितनी मरम्मत कर सकता है। एक दरमियाने जंगी रथ पर लादे जाने वाले सादा मरम्मती आलात ज्यादा से ज्यादा 10,000 पॉइंट्स की पायदारी तक ही मरम्मत कर सकते थे। ताहम माहिर टीमों के लिए जो पैसे से ज्यादा वक्त को अहमियत देती थी, ये एक शानदार फायदा था। जिसके बाद सैफ अली ने एहतियात से जहन्नुमी रथ के डिजाइन को महफूज किया और हीरो की चाबी का मुआयना किया, जो उसने हीरो मोड सोनोरॉन का पहला क्लियर हासिल करने पर हासिल की थी। हीरो की चाबी सोनोरॉन डार्क गोल्ड रैंक आइटम। सोनोरॉन के कदीम टेलीपोर्टेशन जादुई सरनी को फाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टेलीपोर्टेशन सरनी की दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा 500 खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट कर सकता है। कोल डाउन 144 घंटे 3 कुदरती दिन, जैसा कि हीरो मोड के पहले क्लियर इनाम से मुतवक्के था। सिस्टम ने वाकई ऐसी चीज दी थी। हीरो की चाबी का वस्फी पैनल पढ़कर सैफ अली हैरान रह गया। गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम के बरक्स किसी भी दूसरी दुनिया में शहरों के दरमियान सफर करना आसान काम नहीं था। अगर दूसरी दुनिया के खिलाड़ी दूसरे शहरों का दौरा करना चाहते थे तो उन्हें दाखिले का इजाजतनामा हासिल करना पड़ता था। 2 शहरों के दरमियान टेलीपोर्टेशन का फंक्शन तब ही फाल होता था जब एक मखसूस तादाद में खिलाड़ियों ने दाखिले के इजाजतनामे हासिल कर लिए। इस शर्त के पूरा होने से पहले टेलीपोर्टेशन एंट्री परमिट रखने वाले खिलाड़ियों को जिस्मानी तौर पर एंट्री परमिट में बताए गए शहर का सफर करना पड़ता था, कोई खुफिया रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था। खिलाड़ियों के लिए 2 शहरों के दरमियान सफर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरी असना स्केल्टन किंग को मारने के बाद मजार में एक सुनहरी संदूक नमूदार हुआ था जिसमें टेलीपोर्टेशन एंट्री परमिट मौजूद थे। नॉर्मल मोड स्केल्टन किंग पर हमला करते वक्त खिलाड़ियों को सिर्फ 100 से 150 एंट्री परमिट मिलते थे। दरी असना हीरो मोड ने 200 से 300 एंट्री परमिट फराहम किए। मजीद बरा एक बार जब खिलाड़ियों ने सोनोरॉन को क्लियर कर लिया, कतनजर उसके कि उन्होंने किस मोड को चैलेंज किया, उन्हें 7 दिन तक दोबारा सोनोरॉन को चैलेंज करने से रोक दिया जाएगा। ताहम हीरो की चाबी 500 खिलाड़ियों को बराह रास्त एक मुख्तलिफ इलाके में टेलीपोर्ट कर सकती थी। मजीद बरा उसका कोल डाउन सिर्फ 3 दिन का था। मुख्तलिफ गिल्ड्स और मुहिम जो टीमों के लिए जो जल्द अज जल्द किसी मुख्तलिफ इलाके में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, ये एक खुदाई आला था। कमांडर, सुनहरी संदूक में कल 265 एंट्री परमिट है। हमें उनका क्या करना चाहिए? यान एंट्री परमिट निकालते हुए पूछे बगैर न रह सके। फिलहाल पूरे कोल्ड विंड सिटी में सिर्फ इसवरा और हैकेट के पास दूसरे शहरों के एंट्री परमिट थे। दरी असना ये एंट्री परमिट इस्तेमाल के बाद ही खिलाड़ियों के साथ मुंसलिक होंगे। दूसरे लफ्जों में उन्हें फरोख्त और तिजारत किया जा सकता था। कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ियों के लिए किसी दूसरे इलाके का सफर करना एक सुनहरी मौका था। इनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने एंट्री परमिट हासिल करने का ख्वाब देखा था, खास तौर पर शहर के मुख्तलिफ गिल्ड्स ने। अगर वो अभी अपने पास मौजूद एंट्री परमिट फरोख्त कर दें तो वो यकीनी तौर पर बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिलहाल हमारी तरजीह अपनी तरक्की को दूसरे शहरों तक फैलाना है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा।
फौरी तौर पर कोल्ड विंड सिटी वापस जाएं और मुहिम जो टीम में से कुछ ऐसे माहिरीन और काबिल एतमाद इंतजामी अफराद को तलाश करें जो किसी दूसरे शहर में तरक्की करने के ख्वाहिशमंद हों। उन्हें रहाइश गाह में जमा करें। मैं अपना काम खत्म करने के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में सफर करने की तैयारी कर रहे थे। जीरो विंग के लिए इस दूसरी दुनिया के मजीद वसाइल को महफूज करने के लिए इस वरा मुहिम जो टीम को आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के मजीद शहरों पर कब्जा करना था। बसूरत दीगर, एक बार जब ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के शहरों में पहुंच गए तो इस वरा के लिए इन शहरों में कदम जमाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस वरा और जीरो विंग दोनों वसाइल और अफरादी कुव्वत के लिहाज से सल्तनत के बड़े गिल्ड्स का मुकाबला करने से कोसों दूर थे। हम अपनी तरक्की को दूसरे शहरों तक फैला रहे हैं। सैफ अली की बात सुनकर यान की आंखें जोश से चमक उठीं। वो आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के दूसरे शहरों के बारे में जानने के लिए बेहद मुतजस्सिस थी। कोल्ड विंड सिटी सिर्फ एक छोटा शहर था, दूसरी दुनिया के अहम शहरों में से एक नहीं था। सैफ अली के हुक्म पर अमल करते हुए याना ने इस वरा मुहिम जो टीम के माहिर खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए फौरन सुनोरॉन को छोड़ दिया। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, इसने कोल्ड विंड सिटी के सिटी हॉल का रुख किया। बाब 1772 कायम मकाम सिटी लॉर्ड। सिटी हॉल में दाखिल होने के बाद सैफ अली ने देखा कि हैकेट के काफी अराकीन शहर की मुहिम्मात लेने के लिए फ्रंट डेस्क पर खड़े थे। ये वाज़ेह था कि हैकेट का कोल्ड विंड सिटी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और वो एक बार फिर शहर के इख्तियार के लिए मुकाबला करने की तैयारी कर रहा था। गिल्ड ने दस्तयाब 5 मुश्किल तरीन शिराकती मुहिम्मात में से 2 को भी चुन लिया था। कोल्ड विंड सिटी में बहुत सी शिराकती मुहिम्मात दस्तयाब थीं, लेकिन वो सब बहुत मुश्किल थीं और आम माहिरीन उन्हें मुकम्मल नहीं कर सकते थे। जहां तक 10 मुश्किल तरीन शिराकती मुहिम्मात का ताल्लुक है, इनमें से हर एक एपिक मुहिम्मात का मुकाबला कर सकती थी। इन एपिक शिराकती मुहिम्मात को मुकम्मल करने के बाद कोई भी तकरीबन 50 सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर लेगा। सरफहरिस्त 5 शिराकती मुहिम्मात में से हर एक ने 100 सीसीपी या इससे ज्यादा का इनाम दिया। इसके अलावा इन शिराकती मुहिम्मात को चुनते वक्त खिलाड़ियों को एक भारी रकम बतौर जमानत अदा करनी पड़ती थी। सरफहरिस्त 5 शिराकती मुहिम्मात के मामले में जमानत 500 सोना और 5000 जादुई क्रिस्टल थी। अगर खिलाड़ी मुहिम मुकम्मल करने में नाकाम रहे तो उन्हें उनकी जमानत वापस नहीं मिलेगी। फिर भी हैकेट ने एक ही वक्त में सरफहरिस्त 5 मुहिम्मात में से 2 को चुन लिया था। 1000 सोना हैकेट जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 10,000 जादुई क्रिस्टल कोई छोटी रकम नहीं थी। बहरहाल आइस क्रिस्टल वर्ल्ड एक ऐसी दूसरी दुनिया थी जहां जादुई क्रिस्टल की पैदावार कम थी। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि वो शहर पर इख्तियार का एक हिस्सा हासिल करने के लिए एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे सीधा कोल्ड विंड सिटी के मजिस्ट्रेट के दफ्तर गया। पुरअमन दफ्तर की दीवारों के साथ किताबों से भरी किताबों की अलमारियां कतार में लगी हुई थीं। इस वक्त शाहाना लिबास में मलबूस एक नौजवान डेस्क के पीछे बैठा कुछ दस्तावेजात पढ़ रहा था। सैफ अली को देखकर नौजवान ने अपना काम एक तरफ रख दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि फ्रूट था, जो कोल्ड विंड सिटी का मजिस्ट्रेट और लेवल 180 टायर 4 स्काई नाइट था। इतनी कम उम्री में किसी का टायर 4 स्काई नाइट बनना बहुत कामयाब था, इसलिए यह वाज़ेह था कि फ्रूट में कितनी सलाहियत और टैलेंट था। मुहिम जो, तुम यहाँ हो, फ्रूट ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। आदाब लॉर्ड मजिस्ट्रेट, मैं आज यहाँ इसवरा मुहिम जो टीम के नुमाइंदे के तौर पर आया हूँ। मैं कायम मकाम सिटी लॉर्ड बनना चाहता हूं और कोल्ड विंड सिटी में अपना हिस्सा डालने में मदद करना चाहता हूं, सैफ अली ने एहतराम से ऐलान किया। मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। तुम्हारी इसवरा मुहिम जो टीम काफी काबिल है। तुमने कई सालों से बंद सुनोरॉन और दूसरे शहरों का रास्ता खोल दिया है। अगर तुम्हारी मुहिम जो टीम के पास इतनी ताकत है तो मुझे यकीन है कि तुम्हें कोल्ड विंड सिटी का इंतजाम संभालने देना एक दानिशमंदाना फैसला होना चाहिए। फ्रूट ने एक लम्हे के लिए सैफ अली का मुशाहिदा करने के बाद मंजूरी में सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने अपनी डेस्क की दराजों में से एक चांदी का टोकन निकाला, उकाब की शक्ल का टोकन मेज पर रखा और कहा, यह कायम मकाम सिटी लॉर्ड का टोकन है। इसके साथ तुम कोल्ड विंड सिटी पर इख्तियार के एक हिस्से को कंट्रोल करोगे। ताहम मुझे तुम्हें मुतनब्बे करना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा काबिल शख्स मेरे पास आया तो मैं टोकन वापस ले लूंगा और इस शख्स को दे दूंगा।
उम्मीद है तुम इस टोकन का सही इस्तेमाल करोगे और कोल्ड विंड सिटी की तरक्की में मदद करोगे। ये कहते हुए फ्रूट ने सैफ अली को कायम मकाम सिटी लॉर्ड का टोकन दे दिया। टोकन मिलने पर सैफ अली का दिल फतह के एहसास से भर गया। इस टोकन के साथ इसे कोल्ड विंड सिटी का हुक्मरान समझा जाएगा और वो शहर पर आला इख्तियार का मालिक होगा। वो अब पूरे शहर को इस वरा मुहिम जो टीम के हेडक्वार्टर में तब्दील कर सकता था। कायम मकाम सिटी लॉर्ड बनने के बाद इसे कोल्ड विंड सिटी के वस्ती जिला में जमीन के कई खाली प्लाटों तक रसाई हासिल हो जाएगी। ये प्लाट खास तौर पर कायम मकाम सिटी लॉर्ड के लिए आला तमीरात जैसे आला लोहार खाने, आला रिसत्तूरा, आला दुकानें और आला जादुई स्टोर्स बनाने के लिए मुख्तस किए गए थे। खास तौर पर आला दुकानों को बड़े पैमाने पर नीलामी की मेजबानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें सिर्फ खिलाड़ियों से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकते थे। एनपीसी भी अशिया नीलाम कर सकेंगे। सिर्फ ये बड़े पैमाने पर नीलामियां हफ्ते में सिर्फ एक बार मुनक़िद की जा सकती थी। इसके अलावा कायम मकाम सिटी लॉर्ड बनने से इसे बस्ती जिला में एक टेलीपोर्टेशन प्लाजा तामीर करने का इख्तियार मिल गया। वो टेलीपोर्टेशन गेट कायम कर सकता था जो खिलाड़ियों को कोल्ड विंड सिटी के सरहदी कलों तक पहुंचाते थे। ये सरहदी कले खुद कोल्ड विंड सिटी से बहुत दूर थे और उनमें से ज्यादातर लेवल 60 से ज्यादा के आला वसाइल वाले नक्शों पर काबिज थे। इन नक्शों में बहुत से ऐसे वसाइल मौजूद थे जो आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के लिए मुनफरिद थे। ताहम अगर खिलाड़ी पैदल उन सरहदी कलों तक पहुंचने की कोशिश करते तो उन्हें लेवल 90 आइस से ऊपर के मुताद्दिद नक्शों से गुजरना पड़ता। इंतहाई खतरे के अलावा यह सफर बहुत वक्त तलब था, लिहाजा टेलीपोर्टेशन गेट के जरिए वहां का सफर करना बेहतरीन ऑप्शन था। कायम मकाम सिटी लॉर्ड उन टेलीपोर्टेशन गेट्स का इंतजाम करता था और टेलीपोर्टेशन की फीस और इस्तेमाल होने वाली करेंसी दोनों उनकी सवाबदीद पर छोड़ दी जाती थी। यकीनन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रकम नाफिज करेगा। दरी असना कायम मकाम सिटी लॉर्ड को टेलीपोर्टेशन गेट से होने वाली आमदनी का 20% मिलेगा। ये कायम मकाम सिटी लॉर्ड होने का सबसे बड़ा फायदा था। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली सिटी हॉल की दूसरी मंजिल पर वाक़े एक VIP लाउंज की तरफ गया और NPC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ टेलीपोर्टेशन गेट्स की तामीर पर बातचीत शुरू कर दी। वो जितनी जल्दी टेलीपोर्टेशन गेट्स बनाएगा इस वरा मुहिम जो टीम को इतना ही ज्यादा फायदा होगा। मेरे आका, ये इन टेलीपोर्टेशन गेट्स की मालूमात हैं जिनकी अपने दरखास्त की थी। छोटे से लेकर बड़े टेलीपोर्टेशन गेट्स तक सब कुछ इस फहरिस्त में मौजूद है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली को दस्तयाब टेलीपोर्टेशन गेट्स की फहरिस्त देते हुए कहा, कितना महंगा है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि माजी में दूसरी दुनिया के NPC शहरों पर कंट्रोल हासिल करने वाले गिल्ड्स ने शुरू में टेलीपोर्टेशन गेट्स क्यों नहीं बनाए थे। सैफ अली तामीराती अखराजात पढ़कर बिल्कुल हैरान रह गया। सिर्फ एक छोटा टेलीपोर्टेशन गेट बनाने पर 10,000 सोना और 80,000 जादुई क्रिस्टल लागत आती थी। दरी असना एक छोटा टेलीपोर्टेशन गेट सिर्फ 3 कलों तक सफर की इजाजत देता था और एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को टेलीपोर्ट करता था। दरी असना एक दरमियाने टेलीपोर्टेशन गेट की तामीर पर 20,000 सोना और 2 लाख जादुई क्रिस्टल लागत आती थी। ये 6 कलों तक टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता था, जिसमें हर टेलीपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को मुंतकिल करती थी। अगरचे हर टेलीपोर्टेशन के लिए माना की कीमत छोटे टेलीपोर्टेशन गेट के बराबर थी। दूसरे लफ्जों में एक दरमियाना टेलीपोर्टेशन गेट ज्यादा मुनाफा पैदा कर सकता था। जहां तक बड़े टेलीपोर्टेशन गेट का ताल्लुक है, इसे बनाने पर 40,000 सोना और 3 लाख जादुई क्रिस्टल लागत आती थी। ये 10 कलों तक टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता था और हर टेलीपोर्टेशन 200 लोगों तक को ले जा सकती थी। इसी तरह बड़े टेलीपोर्टेशन गेट की टेलीपोर्टेशन लागत छोटे टेलीपोर्टेशन गेट के बराबर थी। यकीनन चूंकि एक टेलीपोर्टेशन गेट कोल्ड विंड सिटी की तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए ये सैफ अली को काफी तादाद में सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी देगा। वो सिर्फ अपने सके और जादुई क्रिस्टल इसलिए खर्च नहीं कर रहा होगा ताकि उसके जानिशीन इसकी मेहनत का फायदा उठा सके। कुछ आला तमीरात बनाने से भी CCP मिलेंगे। सिर्फ तामीर की किस्म के लिहाज से रकम मुख्तलिफ होती थी। यही वजह थी कि एक बार जब कोई खिलाड़ी कायम मकाम सिटी लॉर्ड बन जाता तो दूसरों के लिए उनसे आगे निकलना बहुत मुश्किल होता था। मेरे आका, चूंकि अब कायम मकाम सिटी लॉर्ड के तौर पर मुंतखब होने वाले पहले मुहिम जो हैं, इसलिए हम आपको 2 खुसूसी टेलीपोर्टेशन गेट्स पेश कर सकते हैं।
ये इन गेट्स की मालूमात हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली को 2 मजीद फहरिस्तें देते हुए कहा, एक बार जब आप अपना फैसला कर लें तो आप मुझे किसी भी वक्त मतला कर सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की फराहम करदा 2 नई फहरिस्तों में से दोनों में छोटे टेलीपोर्टेशन गेट्स की मालूमात दर्ज थी। ताहम आम वर्जन के बरक्स इन दोनों गेट्स में से हर एक का एक इजाफी फंक्शन था। पहला गेट 4 सरहदी कलों तक टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता था, लेकिन तामीराती कीमत 10,000 सोना और 1 लाख जादुई क्रिस्टल थी। जहां तक दूसरे गेट का ताल्लुक है, ये अब भी सिर्फ 3 सरहदी कलों तक टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता था, लेकिन इसमें सुनो रफिट के सुनो रॉन के मरकजी हाल तक टेलीपोर्टेशन भी शामिल थी। पहले गेट की तरह इसकी तामीराती कीमत 10,000 सोना और 1 लाख जादुई क्रिस्टल थी। कितना धोखा है। एक इजाफी टेलीपोर्टेशन पॉइंट लागत में 20,000 जादुई क्रिस्टल का इजाफा कर देता है। फहरिस्त पढ़ते हुए सैफ अली दिल ही दिल में सिस्टम को कोसे बगैर न रह सका। ताहम इस मामले पर कुछ गौर करने के बाद इसे ये कीमत मुनासिब लगी। बहरहाल ये इख्तियारात सिर्फ पहले कायम मकाम सिटी लॉर्ड को पेश किए गए थे। अगले कायम मकाम सिटी लॉर्ड को ये फायदा नहीं होगा। फिर इसने कहा, मैं एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाना चाहता हूं जो सुनोरॉन से जुड़ा हो। अगरचे एक इजाफी सरहदी कले से राब्ता होना कीमती था, लेकिन अगर वो सुनोरॉन तक टेलीपोर्टेशन की इजाजत देता तो वो कलील मुद्दती में ज्यादा फवाइद हासिल कर सकता था। बहरहाल सुनोरफिट और कोल्ड विंड सिटी के दरमियान टेलीपोर्ट करना उन खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित होगा जो दूसरे शहरों का रुख करना चाहते थे। ये खास तौर पर इसवरा मुहिम जो टीम के लिए सच था। मजीद बरा खिलाड़ियों को सरहदी कलों के अर्द गिर्द के नक्शों में शिकार करने में कुछ वक्त लगेगा। ऐसा कहने के बाद सैफ अली ने आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स बीच कर कमाए गए जादुई क्रिस्टल निकाले। जब वो सुनोरॉन में दूर था, उसने मजीद 16,000 आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स बेचे थे और 1,10,000 जादुई क्रिस्टल कमाए थे। अगरचे इसके पास मौजूद जादुई क्रिस्टल एक दरमियाना टेलीपोर्टेशन गेट बनाने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन एक छोटा टेलीपोर्टेशन गेट बनाना कोई मसला नहीं होना चाहिए। बाब 1773 कोल्ड विंड सिटी को मुत्तहिद करना। पुरसुकून VIP लाउंज के अंदर सैफ अली की जानिब से 10,000 सोना और 1 लाख जादुई क्रिस्टल अदा करने के बाद कोल्ड विंड सिटी के वस्ती प्लाजा में एक जादुई रुकावट बन गई। रुकावट के अंदर फंसे खिलाड़ियों को फौरी तौर पर वस्ती प्लाजा से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। क्या हो रहा है? कोई वस्ती प्लाजा में क्यों नहीं जा सकता? क्या यह मुमकिन भी है? ये सच है। मैं वस्ती प्लाजा में नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। वस्ती प्लाजा को घेरे हुए गहरी काली रुकावट के गिर्द खड़े खिलाड़ी इस नई पेशरफ्त के बारे में अपने बढ़ते हुए तजस्सुस को ना रोक सके। कुछ ही देर बाद कोल्ड विंड सिटी के हर खिलाड़ी ने सिस्टम के ऐलान की आवाज सुनी। कोल्ड विंड सिटी रीजन सिस्टम का ऐलान। इसवरा मुहिम जो टीम ने वस्ती प्लाजा में एक टेलीपोर्टेशन गेट तामीर किया है। खिलाड़ी अब मुंसलिक सरहदी कलों तक सफर करने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद तफसीली मालूमात वस्ती प्लाजा के नोटिस बोर्ड पर आवेजा की जाएंगी। सिस्टम का ऐलान 3 बार दोहराया गया। क्या हो रहा है? एक टेलीपोर्टेशन गेट? क्या हम वाकई अब दूसरे इलाकों में टेलीपोर्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं लगता। क्या इस वक्त कोई वस्ती प्लाजा में है? क्या आप हमें सूरत-ए-हाल से आगाह कर सकते हैं? मैंने अभी नोटिस पढ़ा है। इसवरा मुहिम जो टीम हैरत अंगेज है। इसवरा ने जो नया टेलीपोर्टेशन गेट बनाया है वो हमें 2 लेवल 60+ नक्शों पर टेलीपोर्ट करने की इजाजत देता है। मजीद बरा ये टेलीपोर्टेशन गेट सुनोरॉन से जुड़ा हुआ है। अगर हम सुनोरफिटा सुनोरॉन को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो हम अब बस वहां टेलीपोर्ट कर सकते। अब हमें सारा रास्ता भागना नहीं पड़ेगा। लानत! क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब वहां सफर करना और शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा? कुछ देर के लिए कोल्ड विंड सिटी के आजाद खिलाड़ियों ने जोशो खरूश से नई तामीर का जश्न मनाया। उनके लिए वो खिलाड़ी जो कोल्ड विंड सिटी में तवील अरसे तक रहने पर मजबूर थे, जिस्मानी तौर पर नक्शों तक सफर करने से ज्यादा परेशान कुन कोई चीज नहीं हो सकती थी। खेल में उनका अमली तौर पर आधा वक्त सफर में गुजरता था। अब जबकि एक टेलीपोर्टेशन गेट मौजूद था जो उन्हें बराह रास्त सुनोरफिट भेज सकता था, वो शिकार करने में ज्यादा वक्त गुजार सकते थे। इसके नतीजे में उनकी लीवलिंग की रफ्तार बढ़ जाएगी। आजाद खिलाड़ियों के रद्द अमल के बरक्स
शहर के मुख्तलिफ गिल्ड्स के आला ओहदेदारों ने यह खबर सुनकर उदास तासुरात अपना लिए। आज़ाद खिलाड़ियों को शायद इस बात का वाज़े अंदाज़ा न हो कि एक कायम मकाम सिटी लॉर्ड के पास किस किस्म का इख्तियार होता है, लेकिन ये मालूमात मुख्तलिफ गिल्ड्स के लिए अजनबी नहीं। ये जानने के लिए सिर्फ थोड़ी सी तफ्तीश दरकार थी। मुख्तलिफ गिल्ड्स का ख्याल था कि उनके पास अब भी अगले महीने के अंदर इसवरा से कायम मकाम सिटी लॉर्ड का ओहदा छीनने का मौका है, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। इसवरा मुहिम जो टीम कोल्ड विंड सिटी में नाकाबिल तस्खीर थी। टेलीपोर्टेशन गेट के फ़ाल होने का मतलब यह था कि इसवरा टेलीपोर्टेशन फीस जमा करना शुरू कर सकता है और बड़े पैमाने पर आमदनी कमा सकता है। इन फंड्स के साथ इसवरा मजीद आला तमीरात का आगाज कर सकता था और मजीद सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकता था। दरी असना वक्त गुजरने के साथ साथ कोल्ड विंड सिटी में उनके गिल्ड्स का असर और रसूख कम होता जाएगा। अब से इसवरा मुहिम जो टीम कोल्ड विंड सिटी में उसूल बनाएगी। नायब गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? वाइस हेवन, जो सुनोरॉन के पहली बालाई मंजिल के हाल पर काबिज था, ताज़ा तरीन सिस्टम का ऐलान देखकर कारंज की तरफ मुड़ा। अब जबकि इसवरा ने एक टेलीपोर्टेशन गेट बना लिया था, हैकेट को इसवरा का मुकाबला करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, यहाँ तक कि अगर वो कई एपिक शराकती मुहिम्मात मुकम्मल कर ले। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि मैंने इसवरा के कमांडर को कम समझा है, कारंज ने मुस्कुराते हुए कहा। ताहम अगर इसवरा का ख्याल है कि वो सिर्फ इसलिए हैकेट का मुकाबला कर सकता है क्योंकि इसने कोल्ड विंड सिटी को महफूज कर लिया है, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की। गधों को मतला करें और उन्हें कार्रवाई करने को कहें। गधों से कार्रवाई करवाएं, यह हुक्म सुनकर वास्ट हेवन की आंखें चमक उठीं। मैं उन्हें फौरन मतला करूंगा। सिटी हॉल के VIP लाउंज में से एक में एक बार जब सैफ अली ने तामीराती फीस अदा कर दी, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मरखांस ने सैफ अली को छोटे टेलीपोर्टेशन गेट से मुताल्लिक एक तफसीली फॉर्म पर करने के लिए दिया। ये फॉर्म सैफ अली को टेलीपोर्टेशन की कीमतों और दर्जाबंदी के निजाम का फैसला करने की इजाजत देगा। गार्ड्स डोमेन में टेलीपोर्टेशन गेट जितना छोटा होता, इसकी ऑपरेटिंग लागत इतनी ही ज्यादा होती और उसके बरक्स। लिहाजा सिस्टम ने तय किया था कि सुनोरॉन तक सफर करने के लिए कम अज कम टेलीपोर्टेशन फीस 1 चांदी 50 तांबा थी और उसकी ज्यादा से ज्यादा हद 5 चांदी मुकर्रर की जा सकती थी। आखिरकार सैफ अली ने सुनोरॉन के लिए टेलीपोर्टेशन फीस 2 चांदी मुकर्रर करने का फैसला किया था। अगरचे ये कीमत मौजूदा आम खिलाड़ियों के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये एलिट खिलाड़ियों के लिए काबिल बर्दाश्त थी। खिलाड़ी जितना वक्त बचा सकते थे, इससे वो आसानी से 2 चांदी और इससे ज्यादा कमा सकते थे। जहां तक दर्जाबंदी के निजाम का ताल्लुक है, सैफ अली ने 3 दर्जात तय किए थे: बुनियादी, चांदी और सोना। बुनियादी दर्जे पर खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करते वक्त कोई रियायत नहीं मिलेगी। चांदी के दर्जे के खिलाड़ियों को 10% रियायत मिली और सोने के दर्जे के खिलाड़ियों को 20% रियायत मिली। सोने के दर्जे पर खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1 चांदी 60 तांबा अदा करने की जरूरत थी, जो कम अज कम कीमत से सिर्फ 10 तांबा ज्यादा थी। अलिफाडुंचरर अलायंस के लिए अराकीन टेलीपोर्टेशन गेट इस्तेमाल करते वक्त चांदी के दर्जे की रियायत तक रसाई हासिल करेंगे जब तक कि वो इत्तिहाद में चांदी के दर्जे तक पहुंच जाएं, और सोने के दर्जे के अराकीन टेलीपोर्ट करते वक्त सोने के दर्जे की रियायत से लुत्फ अंदोज होंगे। इस वरा मुहिम जो टीम में इलिट अराकीन को चांदी के दर्जे की रियायत तक रसाई हासिल होगी, जबकि बुनियादी अराकीन सोने के दर्जे की रियायत इस्तेमाल कर सकते। इस उसूल के तय होने के बाद ये न सिर्फ कोल्ड विंड सिटी के मजीद खिलाड़ियों को अलिफाडुंचरर अलायंस में शामिल होने की तरगीब देगा, बल्कि वो अपने दर्जात बढ़ाने के लिए इत्तिहाद में मजीद हिस्सा भी डालेंगे। बहरहाल टेलीपोर्टेशन गेट खिलाड़ियों के लिए एक नाकाबिल यकीन सहूलत थी। खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन गेट का कसरत से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सुनोरफिट जैसे करीबी नक्शे तक सफर करने से उनके 20 से 40 तांबे बच जाएंगे, जिसका इन्हिसार अलिफाडुंचरर अलायंस में उनके दर्जे पर होगा। जहां तक 3 सरहदी कलों तक टेलीपोर्ट करने का ताल्लुक है, जो कोल्ड विंड सिटी से और भी दूर थे, खिलाड़ी और भी ज्यादा पैसे बचा सकेंगे। तवील मुद्दत में 10% से 20% की रियायत खिलाड़ियों की एक बड़ी रकम बचाएगी। इस वक्त कोल्ड विंड सिटी में अलिफाडुंचरर अलायंस की तरक्की आसमान को छू लेगी। जब सैफ अली टेलीपोर्टेशन गेट से फारिग हुआ, तो वो सिटी हॉल से निकलकर इसवरा की रहाइशगाह पर वापस आ गया। टेलीपोर्टेशन गेट बनाना सैफ अली के लिए सिर्फ एक मामूली बात थी। इसे अब भी बहुत बड़े मसाइल दरपेश थे,
जो आइस क्रिस्टल वर्ल्ड का दौरा करने का इसका असल मकसद था सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स जमा करना। तमाम ऑप्शंस खत्म करने के बावजूद उसने अब तक सिर्फ 6 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स जमा किए थे। वो अभी तक 20 डंठल के अपने हदफ तक पहुंचने से बहुत दूर था। मजीद बड़ा, वो पहले ही इतने तवील अरसे से आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में था। इसका मतलब ये था कि इसने पहले ही कोल्ड विंड सिटी में दस्तयाब तमाम सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स हासिल कर लिए थे। वो मुख्तसर वक्त में मजीद हासिल नहीं कर पाएगा। अगर वो तेजी से 20 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स हासिल करना चाहता था और फिलासफर्स हैंड की मुहिम मुकम्मल करना चाहता था तो उसे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के दूसरे शहरों का दौरा करना होगा। इस वरा की रहाइशगाह के सहन में दाखिल होने पर सैफ अली का इस्तकबाल बहुत से पुरजोश खिलाड़ियों के नज़ारे से हुआ। जब इस वरा के उन अराकीन ने सैफ अली की वापसी देखी तो उन्होंने फौरन खुशी और एहतराम के साथ इसका इस्तकबाल किया। कमांडर, आप वापस आ गए हैं। आदाब कमांडर। अपने इर्द गिर्द तेजी से हुजूम बनता देखकर सैफ अली ने देर करने की हिम्मत नहीं की। चंद बार सर हिलाकर जवाब देने के बाद वो तेजी से रहाइशगाह में चला गया। कमांडर, मैंने इन लोगों को इकट्ठा कर लिया है जिनके लिए आपने कहा था। हमारी इस वरा मुहिम जो टीम के 500 माहिरीन के अलावा हमने अल्फाडुंचरर अलायंस से 200 एडवांस्ड लाइफ स्टाइल प्लेयर्स को भी मुंतखब किया। हमारे पास रवानगी के लिए कल 700 खिलाड़ी तैयार हैं। याना ने लाबी में खिलाड़ियों की कतारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुस्कुराते हुए उसने बात जारी रखी, यहाँ तक कि अगर हम किसी दूसरे एनपीसी शहर का दौरा करते हैं तो हम उसकी मशहूर मुहिम जो टीमों से ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। गिल्ड्स और मुहिम जो टीमों के लिए दूसरे एनपीसी शहरों में कदम जमाना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें मकामी गिल्ड्स और मुहिम जो टीमों का मुकाबला करना पड़ता था। ताहम 500 माहिर खिलाड़ियों के साथ इस वरा मुहिम जो टीम को तकरीबन 2 या 3 हजार अराकीन वाली बड़े पैमाने की मुहिम जो टीम का मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। 200 एडवांस्ड लाइफ स्टाइल प्लेयर्स समेत यहाँ तक कि अगर इस वरा की नई शाख किसी अच्छे आलात के लिए मकामी गिल्ड्स और मुहिम जो टीमों के साथ तिजारत नहीं कर सकती तो वो राकेशों को मारकर कमाए गए मवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने आला मयार के आलात तैयार कर सकती थी। मजीद बरा, जब तक ये पहली तैनाती बरकरार रही इस वरा मुहिम जो टीम कोल्ड विंड सिटी से कुमक भेज सकती थी। खुशकिस्मती से मैं हाल ही में काफी मजबूत हो गया हूं और मैंने अपने लिए लेवल 50 का एक खौफुचान का आला हासिल कर लिया है। बसूरत दीगर मैं तौसी मुहिम में हिस्सा लेने की शराइत पूरी नहीं कर पाता। अब मुझे दूसरे शहर में कमांडर के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं, है ना? हम इस मुहिम के लिए 50% बोनस कंट्रीब्यूशन वैल्यू भी कमा रहे हैं। हम 15% मजीद पॉइंट्स भी कमाएंगे। जब तक दूसरे नए शहर का दौरा करेंगे हम शायद इत्तिहाद में कांसी के दर्जे तक पहुंच चुके होंगे। जब टीम के अराकीन ने सैफ अली को देखा तो उन्होंने आपस में खामोशी से बातचीत की। अच्छा, चूंकि सब यहाँ हैं तो आइए चलते हैं, सैफ अली ने सबके पुरजोश तासुरात पर नजर डालने के बाद कहा। फिर वो ग्रुप को वस्ती प्लाजा की तरफ ले गया। बाब 1774 गैर मुल्की इलाके में इब्तिदाई ज़हूर। चूंकि एनपीसी वस्ती प्लाजा में टेलीपोर्टेशन गेट बनाने के इंचार्ज थे इसलिए सैफ अली की जानिब से जरूरी फीस अदा करने के बाद तामीर में 10 मिनट से भी कम वक्त लगा। जैसे ही वस्ती प्लाजा को घेरे हुए गहरी काली रुकावट गायब हुई अंदर एक 6 मीटर ऊंचा पत्थर का दरवाजा नजर आया। गेट के अर्द गिर्द की जमीन पर हर किस्म के इलाही रौनस और जादुई सरनिया कंदा थी जिसने वस्ती प्लाजा में माना की कसाफत को कदरे बढ़ा दिया। इस वक्त वस्ती प्लाजा के अर्द गिर्द बड़ी तादाद में खिलाड़ी जमा हो चुके थे। उनकी आंखें दिलचस्पी से भरी हुई थीं जब वो टेलीपोर्टेशन गेट को देख रहे थे। कुछ मुहिम जो टीमें अपने तजस्सुस को ना रोक सकें और बराह रास्त उन 3 सरहदी कलों तक टेलीपोर्ट कर गईं जिनसे टेलीपोर्टेशन गेट जड़ा हुआ था। जब सैफ अली की मुहिम जो टीम वस्ती प्लाजा पहुंची तो उसने फौरन वहां मौजूद हर खिलाड़ी की तवज्जो मबजूल कर ली। अब जबकि इस वरा कोल्ड विंड सिटी का मास्टर बन चुका था, कोल्ड विंड सिटी की किसी भी ताकत में अब मुहिम जो टीम की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं थी। अब सिर्फ वही लोग इस वरा के खिलाफ जाएंगे जो कोल्ड विंड सिटी में उनकी तरक्की को रोकना चाहते थे। सैफ अली के इंतजाम के बाद इस वरा की मुहिम जो टीम ने बेचों में सुनोरॉन तक टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस वरा इतने सारे खिलाड़ियों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुमने नहीं देखा कि वो सुनोरॉन में टेलीपोर्ट कर गए हैं? मजीद बरा, टीम में काफी कम लेवल के लाइफ स्टाइल प्लेयर्स मौजूद हैं।
मेरा अंदाजा है कि वो किसी दूसरे इलाके के शहर में तरक्की करने का इरादा रखते हैं। बकवास। ईश्वरा बहुत हैरत अंगेज है। ये पहले ही दूसरे शहर तक फैलने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ कोल्ड विंड सिटी के गिल्ड्स ईश्वरा से और भी पीछे रह जाएंगे। मैं जानता हूं, है ना? मैंने सुना है कि कुछ छोटे गिल्ड्स ईश्वरा मुहिम जो टीम में शामिल होने के लिए पहले ही तहलील हो चुके हैं। ईश्वरा की भर्ती का मेयार बहुत बुलंद है। अगरचे मैं पहले ही ट्रायल टावर की चौथी मंजिल तक पहुंच चुका हूं, लेकिन जब मैंने दरखास्त देने की कोशिश की तो मुझे अब भी बहुत कमजोर समझा गया। अभी मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता अलिफाडुंचरर अलायंस में अपनी दर्जाबंदी को बेहतर बना सकता हूं। जब बस्ती प्लाजा में खड़े लोग ईश्वरा मुहिम जो टीम के बारे में बात कर रहे थे, सैफ अली का ग्रुप सुनोरॉन के मरकजी हाल में पहुंच चुका था। एक बार जब सब मौजूद थे, सैफ अली ने हीरो की चाबी का इस्तेमाल किया और 500 खिलाड़ियों को कदीम टेलीपोर्टेशन जादुई सरनी के दूसरे सिरे पर टेलीपोर्ट कर दिया। जहां तक बाकी सब का ताल्लुक है, उन्होंने टेलीपोर्टेशन एंट्री परमिट का इस्तेमाल करते हुए वहां टेलीपोर्ट किया। जब सब ने दोबारा आंखें खोली तो वो पहले ही एक लावारिस मजार के अंदर पहुंच चुके थे। मजार इस कदर खस्ता हाल था कि छत के कई सुराखों से बर्फ जैसे सफेद बादल झांक रहे थे। दरी असना, ये मजार सुनोरफिट के दूसरे सिरे पर वाक़ था। सिस्टम मुबारक हो, अब फ्रोजन सिटी रीजन में पहुंच गए। हम बस ऐसे ही पहुंच गए। जब सब ने सिस्टम का नोटिफिकेशन सुना तो उन्हें गैर हकीकत पसंदी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी कोल्ड विंड सिटी रीजन में हो। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम फ्रोजन सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं, सैफ अली ने हुक्म दिया। अगरचे वो दूसरे इलाके में टेलीपोर्ट कर चुके थे, लेकिन वो अब भी सुनोरफिट के अंदर थे, जो खिलाड़ियों के लिए एक ममनुआ सरजमीन बनी हुई थी। ये कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ यकीनी तौर पर बहुत सारे राकुशस मौजूद थे। ताहम इससे पहले कि मुहिम जो टीम लावारिस मजार से 1000 गज दौड़ भी जाती, टीम के दोनों अतराफ बर्फपोश जंगल से अचानक खिलाड़ियों का एक ग्रुप निकल आया। बहुत जल्द इन नए आने वालों ने न सिर्फ मुहिम जो टीम की पेशकदमी का रास्ता रोक दिया, बल्कि टीम के गिर्द घेरा भी डाल लिया। एक नजर में सैफ अली और दीगर आसानी से बता सकते थे कि नए आने वालों का ये ग्रुप कम अज कम 30,000 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था, जिनमें से हर एक ने हैकेट का गिल्ड निशान पहना हुआ था। इन हैकेट अराकीन की तरफ से दिखाए गए तंस और कत्ल के इरादे से ये गिल्ड खिलाड़ी वाज़े तौर पर उनके तई बुरे इरादे रखते थे। इससे पहले कि सैफ अली और दीगर कुछ कर पाते, उनके ऊपर का आसमान अचानक तारीक हो गया। एक लम्हे बाद ईश्वरा की टीम में मौजूद हर शख्स को एक बफ मिला, जिसने उन्हें 3 घंटे तक टेलीपोर्टेशन टूल्स और टेलीपोर्टेशन स्किल्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। टायर 3 मैजिक स्क्रॉल वॉर नाकाबंदी। सैफ अली अपने ऊपर डफ को देखकर तेवरी चढ़ाए बगैर न रह सका। कमांडर, ये बुरा है। वो वाज़े तौर पर तैयारी के साथ आए हैं। अभी हम इस जगह को छोड़ने के लिए फौरी हरकत के जादुई स्क्रॉल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। याना ने अपने इर्द गिर्द मौजूद हैकेट अराकीन को देखते हुए अपने चेहरे पर एक बदसूरत तासुर के साथ कहा। उनके मुखालफीन की तादाद उनसे बहुत ज्यादा थी। मजीद बरा, ये हैकेट अराकीन सब बहुत अच्छी तरह से लैस थे। उन पर मौजूद सबसे कमजोर आला भी लेवल 50 पुरस्कार दर्जे का था। जहां तक उनके लेवल्स का ताल्लुक है, वो सब कम अज कम लेवल 53 के थे। इनमें से काफी लोगों से एक सर्द चमक भी निकल रही थी। ये खिलाड़ी वाज़े तौर पर माहिर थे, जो कई मैदान जंग में लड़ चुके थे। ज्यादातर इम्कान है कि वो इससे और ईश्वरा के दीगर टायर 2 माहिरीन से जरा भी कमजोर नहीं थे। दरी असना, गिल्ड की लाइन अप में सबसे आगे खड़े 20 से ज्यादा खिलाड़ी यान या को जानलेवा भी महसूस हुए। जैसे जैसे हैकेट की फौज करीब आती गई, ईश्वरा के अराकीन बेचैन होते गए। इस वक्त गहरे नीले रंग की जरा बख्तर पहने एक बरसरिकर हैकेट की फौज से बाहर निकला। सैफ अली और दूसरों की तरफ देखते हुए बरसरिकर जोर से हंसा। हा, क्या तुम ईश्वरा के लोग बहुत हैरत अंगेज नहीं हो? अब तुम क्यों डर रहे हो? ये बरसरिकर कोई और नहीं बल्कि वॉस्ट हेवन था। उनका डरना मामूल की बात है। बहरहाल हमारे पास यहाँ कल 40,000 इलेट्स और माहिरीन जमा हैं। वो अपने मामूली 700 खिलाड़ियों के साथ क्या कर सकते हैं? वॉस्ट हेवन के पास खड़े गहरे सुरमई रंग के लिबादे में मलबूस एक दुबले पतले आदमी ने हंसते हुए कहा। ताहम नायब गिल्ड लीडर की उनके बारे में यकीनन बहुत आला राय है कि उन्होंने दरअसल हम में से इतने लोगों को उन्हें रोकने के लिए यहाँ भेजा है।
इसके पास खड़े 11 टायर 2 खिलाड़ियों ने सुरमई लिबादे वाले आदमी की बातों से इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। नायब गिल्ड लीडर ने मुझे कहा है कि मैं अब सबको याद दिलाऊं कि इसवरा के कमांडर से मोहतात रहे। वो आदमी बहुत मजबूत है, वॉस्ट हेवन ने सैफ अली पर अपनी नजरें जमाते हुए कहा। वो शख्स उसवरा का कमांडर है, वो बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगता। बहरहाल, चूंकि नायब गिल्ड लीडर ने पहले ही ऐसा कह दिया है, इसलिए इस शख्स को हम पर छोड़ दें। हम छोटी मछलियों को अब पर छोड़ देंगे, दुबले पतले आदमी ने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। इसकी आंखों में शरारत की झलक थी। ब्लेड, मैं बाद में पहले हमला करूंगा, तुम उस पर साइड से घात लगाकर हमला करना। हम इस छोकरे को इस बात का मजा चखाएंगे कि बिल्कुल बेबस होना कैसा लगता है। जरूर, दुबले पतले आदमी के पास खड़े लेवल 55 टायर 2 के कातिल ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। ठीक है, मैं इन छोटी मछलियों से निपटने जाऊंगा, वॉस्ट हेवन ने कहा। इसकी आवाज में मायूसी की झलक थी जब उसने टायर 2 इलेमिनेटलिस्ट और टायर 2 कातिल को बाहर जाते देखा। सैफ अली की तरफ सीधा चलने वाला टायर 2 इलेमिनेटलिस्ट और टायर 2 कातिल जो अभी गायब हुआ था, दोनों 12 आसमानों का हिस्सा थे। वो हैकेट में अपनी मुतालिका क्लासों में भी पहले नंबर पर थे। इलेमिनेटलिस्ट कोल्ड ब्रेव था, जबकि कातिल ब्लेड हैंड था। इनमें से कोई भी उसे आसानी से शिकस्त दे सकता था। एक साथ काम करने से वो जो जंगी ताकत दिखा सकते थे, इसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। लिहाजा टायर 2 के खिलाड़ी को फौरी तौर पर मारना उनके लिए बच्चों का खेल होगा। इस मकाम पर हैकेट के दीगर अराकीन ने भी आहिस्ता आहिस्ता इसवरा के अराकीन के करीब आना शुरू कर दिया था। ऐसी कुव्वत का सामना करते हुए यहां तक कि यान, जो टायर 2 की खिलाड़ी थी, थोक निगलने के सिवा कुछ न कर सकी। जहां तक इसवरा के दीगर माहिरीन का ताल्लुक है, उनके पहले ही पसीने छूट रहे थे। बहरहाल, ये पहला मौका था जब वो इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ जा रहे थे। हैकेट की फौज की तरफ से पेश किए गए खौफनाक ओरा और दबाव की मुजाहमत करना गहराई में पैवस्त था। फिर भी ऐसी सूरत हाल में वो सिर्फ गिल्ड के खिलाड़ियों को करीब आते देख सकते थे। हम बर्बाद हो गए। हैकेट बहुत बेरहम है। हमारी तरफ सिर्फ 700 लोग हैं, फिर भी उन्होंने दरअसल हमसे निपटने के लिए इतने सारे इलियट और माहिर खिलाड़ी भेजे हैं। इस वरा की मुहिम जो टीम के अराकीन घबरा गए जब हैकेट के अराकीन उनके करीब आए। जब दोनों फरीकों के दरमियान 100 गज से भी कम फासला रह गया, तो कोल्ड ब्रेव ने सैफ अली की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर वो हंसा और बोला, तुम लोग पहले सुनो रॉन में काफी अच्छे थे कि दरअसल हीरो मोड के पहले क्लियर का दावा किया और हमारे गिल्ड का कोल्ड विंड सिटी छीन लिया। ये अफसोस की बात है कि खामोशी से रहने और अपने इस पसमानदा शहर पर हुक्मरानी करने के बजाय तुमने इस जगह भाग कर आने की हिम्मत भी की। खैर, मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। हर किसी ने कोल्ड विंड सिटी के लिए जिदोजहद करने के लिए अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। क्या इसे छीनना कहने की जरूरत है? कोल्ड ब्रेव को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब आते देखकर सैफ अली ने मुस्कुरा कर कहा, मजीद बड़ा कोल्ड विंड सिटी में ये वाज़े तौर पर तुम लोग थे जिन्होंने पहले हम पर हमला करना शुरू किया। इस दौरान तुम हैकेट के लोगों ने हमारी मुहिम जो टीम के 400 से ज्यादा अराकीन पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार डाला, जिससे हमें शदीद नुकसान पहुंचा। आज मैं इस मौका का इस्तेमाल करते हुए तुमसे मुकम्मल मुआवजे का दावा करूंगा। हाय हा, तुम हमसे बदला लेना चाहते हो? कोल्ड ब्रेव जोर से हंसा। हमारे गिल्ड के बेशुमार दुश्मन थे। बदकिस्मती से हमने आखिर में इनमें से हर एक को नीस्तो नाबूद कर दिया। तुम्हारी इस वरा मुहिम जो टीम हमसे कैसे बदला लेगी? जैसे ही कोल्ड ब्रेव ने ऐसा कहा, इसके पीछे माहिरीन का बड़ा ग्रुप हरकत में आ गया। खूनखार शेरों के गौल की तरह वो इस वरा के अराकीन की तरफ बढ़े। हम इस तरह बदला लेंगे, सैफ अली ने अपने बैग से एक स्क्रोल और ईवल गार्ड्स आई निकालते हुए जवाब दिया। फिर इसने टायर 3 के बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले मैजिक स्क्रोल पर गेटी फुल्लिमस को खोला और उस पर ईवल गार्ड्स आई की वर्ड पावर का इस्तेमाल किया। जल जाओ और गेटी फुल्लिमस। बाब 1775 ड्राउने ख्वाब का आगाज। तंग वादी में जैसे ही सैफ अली ने टायर 3 मैजिक स्क्रोल का मंत्र मुकम्मल किया, सैफ अली के पैरों के नीचे 3 गहरे सुर्ख जादुई सरनियां नमूदार हुईं और चक्कर लगाने लगीं। इसके फौरन बाद जमीन कांपने लगी, जो सैफ अली से आगे और दूर तक फैल गई। यहां तक कि हैकेट के अराकीन, जो 50 गज से ज्यादा दौर खड़े थे, ने भी शदीद जलजले को महसूस किया।
लानत हो, ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला जादू है। सब लोग, बच्चों, कोल्ड ब्रेव घबरा गया जब उसने माना का एक सैलाब सैफ अली की तरफ बढ़ते देखा। ताहम सैफ अली ने जो मैजिक स्क्ररोल इस्तेमाल किया था उसका चैनलिंग का वक्त बहुत कम था। जब तक हैकेट के अराकीन ने उसे देखा, 3 गहरे सुर्ख जादुई सरनियों की तश्कील मुकम्मल हो चुकी थी। अगले ही लम्हे 100 मीटर से ज्यादा परों के फैलाव वाला एक दिव्यकल शोलाजन फिनिक्स सैफ अली के ऊपर नमूदार हुआ। फिनिक्स से निकलने वाली हरारत ने इसके अर्द गिर्द की बर्फ को पिघला दिया। बूम! एक चीख के साथ फिनिक्स ने एक बार अपने पर फड़फड़ाए और गायब हो गया, जिससे इसने जो जगह घिरी हुई थी वो फट गई। पलक झपकते ही फिनिक्स हैकेट की फौज के सामने पहुंच गया। करीब आते परिंदे को देखकर हैकेट के अराकीन के चेहरों पर खौफ छा गया। इसी वक्त फरार होने के ख्यालात उनके जहनों में उमड़ आए। ताहम फिनिक्स की रफ्तार के मुकाबले में हैकेट के अराकीन घोंघे से ज्यादा कुछ नहीं थे। जहां से भी फिनिक्स गुजरा, आग का समंदर उसके पीछे पीछे आया। जब वॉस्ट हेवन ने, जिसने इसवरा के अराकीन के खिलाफ हमले की क़यादत की थी, शोलों को देखा तो उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। एक मायूस कुन नजर के साथ वो सैफ अली की तरफ मुड़ा। जब आग ने इसे निगल लिया, इसकी HP फौरी तौर पर 0 हो गई क्योंकि इसका जिस्म राख में बदल गया। वॉस्ट हेवन के गायब होने के बाद एक चीज ने इसकी जगह ले ली। अगर इन शोलों ने वॉस्ट हेवन जैसे टायर 2 के खिलाड़ी को भी छूते ही मार डाला, तो हैकेट के टायर 1 के खिलाड़ियों के बचने का कोई इम्कान नहीं था। वादी में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। इसवरा कोल्ड ब्रेव का तासुर तारीख हो गया जब उसने फिनिक्स को अपने पास से उड़ते हुए घूरा। वादी के तंग इलाके की वजह से इस एक हमले ने 3000 से ज्यादा हैकेट अराकीन की जान ले ली थी। 12 आसमानों में से 4 जो अपनी हिफाजत करने में माहिर नहीं थे, वो भी मर चुके थे। हैकेट को जो नुकसान उठाना पड़ा वो बहुत बड़ा था। सब लोग, हमला करो। आइए हैकेट के अराकीन को सिखाएं कि अगर वो हमारी मुहिम जो टीम को निशाना बनाते हैं तो उन्हें खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। फिनिक्स के गायब होते ही सैफ अली ने टीम चीट के जरिए हुक्म दिया, इसवरा आज आपको होने वाले किसी भी नुकसान का मुकम्मल मुआवजा देगा। 40,000 इलियट और माहिर खिलाड़ियों की फौज के खिलाफ यहां तक कि 100 आदमियों की टायर 2 टीम भी गिर जाएगी। बहरहाल खिलाड़ियों की जिस्मानी ताकत महदूद थी। मजीद बरा हैकेट इस घात के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। गिल्ड के पास इस जंग के लिए हर किस्म के मैजिक स्क्ररोल और आलात थे। यहां तक कि अगर 100 टायर 2 माहिरीन मैदान जंग में पेंतरीबाजी कर सकते और आने वाले हमलों से बच सकते, तब भी कुछ वार लगना यकीनी थे। ये तमाम खिलाड़ी सिर्फ फरार होने की कोशिश कर सकते थे। लड़ना महज खुदकुशी थी। असल में परगिटी फुल्लिमस एक AOE जादू था जो 20-100 गज के रकबे को आग का नुकसान पहुंचाता था, लेकिन वर्ल्ड्स पावर के इजाफे के साथ इसकी रेंज 400 गज तक बढ़ गई थी। यह हैकेट की फौज के दरमियान से रास्ता खोलने के लिए काफी था। सही, बदतरीन सूरत में हम सिर्फ एक बार मरेंगे। क्या ये सिर्फ एक आला नहीं है? उन्हें लेने दो। हम कमांडर के अहकामात की पैरवी करते हैं। उम्दा, मैं कुछ बदला लेने के लिए बेताब था। सैफ अली की बातें सुनकर इसवरा के अराकीन लड़ने के जज्बे से जल उठे। उनका हैकेट का खौफ दूर हो गया। अच्छा, चिल्लू हमला करे। चूंकि इसकी टीम लड़ने के जज्बे से लबरेज थी, सैफ अली ने मंजूरी में सर हिलाया। फिर इसने बाइबल ऑफ डार्कनेस निकाली और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को हटाने के लिए टायर 3 डेमन को तलब किया। फिर वो डेमन के पीछे चल पड़ा। मारो, हैकेट के इन हरामियों को मार डालो। इसवरा के अराकीन एक दिफाई तश्कील में बह गए, जिसमें माहिरीन दायरे के अर्द गिर्द और लाइफ स्टाइल प्लेयर्स मरकज में थे और अपने कमांडर के पीछे चल पड़े। जब इसने हैकेट के अराकीन को अपनी फौज की तश्कील में खला को पुर करना शुरू करते देखा, तो सैफ अली ने अपना रास्ता दोबारा खोलने के लिए फुलियम डोमेन का इस्तेमाल किया और फौरी तौर पर मजीद कई 100 खिलाड़ियों को मार डाला। उन्हें फरार न होने दो। तमाम रेंजर्ड खिलाड़ी, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। कोल्ड ब्रेव चलाया जब इसवरा के अराकीन ने फरार होने की कोशिश की। फिर इसने इसवरा के अराकीन पर टायर 2 का जादू फ्रास्ट फुलियम बुलेट फेंका। फ्रास्ट फुलियम बुलेट में घुसने की बहुत मजबूत सलाहियत थी। यहां तक कि अगर खिलाड़ियों ने अपने हथियारों और ढालों से जादू को रोक भी लिया, तब भी उन्हें काफी नुकसान पहुंचेगा।
नमूदार होने वाली 8 फ्रास्ट फुलियम बुलेट्स ने फौरी तौर पर इसवरा के 2 माहिरीन को मार डाला जो इसवरा की तश्कील के किनारे खड़े थे। वादी के अतराफ में खड़े हैकेट के अराकीन ने अपने हमले शुरू कर दिए और इसवरा के अराकीन पर जादू और तीरों की बारिश कर दी। अगरचे इसवरा के अराकीन ने उन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और कुछ उनके दिफा को उबूर करके इन खिलाड़ियों में घुस गए। हैकेट के खिलाड़ियों की एक ही शदीद बमबारी के बाद इसवरा की मुहिम जो टीम अपने 30 से ज्यादा खिलाड़ी खो चुकी थी। ताकत का फर्क सबके लिए वाज़ेह था। जैसे ही हैकेट के अराकीन ने दूसरी लहर शुरू करने की तैयारी की, याना ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। टायर 2 रोड के तौर पर इसकी जंगी ताकत दीगर टायर 2 खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जब दिफाई और शिफायाबी की सलाहियतों की बात आती है तो वो इंतहाई ताकतवर थे। टायर 2 जादू सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। अचानक याना के अर्द गिर्द 50 गज के दायरे वाला एक हल्का सब्ज गुंबद बन गया। जब हैकेट के हमले हल्के सब्ज रंग की रुकावट में दाखिल हुए तो उनकी ताकत में जबरदस्त कमी वाक़ हुई। इसके अलावा रुकावट के अंदर मौजूद इसवरा के अराकीन ने हर सेकंड में अपनी 2% HP बहाल की। अगरचे ये ज्यादा नहीं था, लेकिन इससे दूसरे शिफा देने वालों पर बोझ कम करने में मदद मिली। सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट की वजह से हमलों की दूसरी लहर में सिर्फ 1 दर्जन के करीब इसवरा अराकीन हलाक हुए। जादू के ताकतवर असरात को देखकर कोल्ड ब्रेव ने दांत पैसे और एक कीमती टायर 3 बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला मैजिक स्क्रॉल निकाला। उसने इसे फाल किया, इसवरा की मुहिम जो टीम को निशाना बनाते हुए, लेकिन जैसे ही जादू असर करने वाला था, सैफ अली ने अलिफाबसलवट डोमेन को फाल करके हमले को रोक दिया। आखिरकार जादू इसवरा की टीम के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। सैफ अली ने हैकेट की फ्रंट लाइन को ज़बह करना शुरू कर दिया। उसने अपनी टीम के करीब आने वाले हर हंगामा खेज खिलाड़ी को जल्द अज जल्द ठिकाने लगा दिया। उसने अपनी जंगी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए हेवनली ड्रैगन्स पावर को भी फाल किया। थंडरनक फ्लैश, लाइटनिंग एज, शेडो ब्लेड, ताकतवर लाइफ सेविंग स्किल्स वाले खिलाड़ियों के अलावा सैफ अली के रास्ते में खड़े टायर 1 के खिलाड़ी तलवारबाज के खिलाफ एक से ज्यादा वार नहीं सह सके। मौत के फरिश्ते की तरह सैफ अली ने एक के बाद एक हैकेट के अराकीन की जानें ले। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हैकेट का कोई भी रुकन उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने के लिए इससे आगे न निकल सके, सैफ अली ने अपना दिफा तर्क कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मारने पर तवज्जो मरकूज की। इस अमल में कुछ वार भी सहे गए। सैफ अली पर हमला करने वाले हैकेट अराकीन में माहिर खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, और न सिर्फ इन माहिरीन का निशाना नाकाबिल यकीन था, बल्कि उनकी टाइमिंग पर भी बेहतरीन गिरफ्त थी। जब सैफ अली ने खून का रास्ता बनाने पर तवज्जो मरकूज की, तो जादू और तीर महारत से सैफ अली के ब्लाइंड स्पॉट्स की तरफ उड़े ताकि तलवारबाज को निशाना बना सकें। 2-3-8-7 1-6-5-7 1-3-4-6 2-0-4-6। सैफ अली के सर के ऊपर नुकसानात को देखकर हमला आवर हैकेट अराकीन के मुंह खिले के खिले रह गए। उनकी आंखें तकरीबन उनके हलकों से बाहर आ गईं। नामुमकिन, मेरे हमले ने सिर्फ 1000 से कुछ ज्यादा का नुकसान किया। क्या वो इंसान भी है? इसे इतने हमले मिले, फिर भी उसकी HP बमुश्किल ही हिली है। हैकेट के खिलाड़ी खौफजदा हो गए जब उन्होंने देखा कि सैफ अली को उनके रेंजड इत्तेहादियों के हमलों से न होने के बराबर नुकसान पहुंचा है जब वो इसवरा की टीम की तरफ बढ़ रहे थे। सैफ अली ने अमली तौर पर अपने रास्ते में आने वाले हर खिलाड़ी को एक ही हमले से मार डाला, और माहिर खिलाड़ी भी इससे मुस्तसन नहीं थे। उसने आसानी से उनके दिफा को उबूर किया, बड़ा रास्त वार किए और उन्हें फौरी तौर पर मार डाला। सिर्फ माहिर खिलाड़ी जिन्होंने बरसरक स्कल को फाल किया था, वो कुछ और वार सह पाए थे। इसके बरक्स उनके हमले इस तलवारबाज के लिए बारिश के कतरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कई दर्जन हमले करने के बाद भी वो सैफ अली की HP को सिर्फ 80% तक गिराने में कामयाब हुए थे। दरीं असना, इसवरा के शिफा देने वालों को सैफ अली की HP को मुकम्मल बहाल करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का कुछ हिस्सा दरकार था। ये एक डरावना ख्वाब था। ताहम इसवरा के अराकीन के लिए भी हालात इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। अगरचे सैफ अली ने आसानी से मुकाबला किया, लेकिन चारों तरफ से हमलों ने इसके साथियों पर बमबारी की और उन्हें एक के बाद एक जानी नुकसान उठाना पड़ा। मामलात को मजीद खराब करने के लिए हैकेट के मजीद अराकीन करीब आ रहे थे।
इससे ठीक पहले कि हैकेट का हंगामा खेज यूनिट इसवरा के अराकीन तक पहुंचता और उन्हें घेर लेता। मैदान जंग के ऊपर एक बेवहकल जादुई सरनी नमूदार हुई इससे पहले कि इससे एक ताकतवर कुव्वत नीचे की तरफ आए। इस कुव्वत के तहत हैकेट के अराकीन ने महसूस किया कि उनके जिस्म भारी हो गए हैं क्योंकि उनकी खुसूसियात और जिस्मानी ताकत कम होने लगी है। इसके बरक्स इसवरा के अराकीन ने अचानक हल्का महसूस किया, उनके जिस्मों में ताकत की एक लहर दौड़ गई, यहां तक कि उनके जहन भी काफी हद तक साफ हो गए। क्या हो रहा है? कोल्ड ब्रेव महसूस कर सकता था कि मैदान जंग की माना कसाफत बढ़ गई है, जिससे इसवरा की खुसूसियात में इजाफा हुआ है। बाब 1776 इसवरा की तलवार। सैफ अली की जानिब से रंग ऑफ गोस्पेल के वर्ड प्रोजेक्शन और रंग ऑफ बुरीलेंस को फाल करने के लिए 7000 जादुई क्रिस्टल्स खर्च करने के बाद इसवरा के अराकीन की खुसूसियात में इजाफा हुआ और हैकेट के अराकीन की खुसूसियात में कमी वाक़ हुई। इस तब्दीली ने फौरी तौर पर इसवरा के अराकीन पर मौजूद दबाव को कम कर दिया। अब इसवरा के दौरमार अराकीन हैकेट के करीब से हमला करने वाले अराकीन को ज्यादा आसानी के साथ पीछे धकेलने के काबिल थे। यहां तक कि जब उनके हमले दुश्मन के एमटीज की ढालों से टकराते तो उसके असर ने एमटीज को पीछे धकेल दिया, जिससे उनकी पेश कदमी लम्हा भर के लिए रुक गई। इसवरा के दौरमार अराकीन के हमलों के एक ही राउंड के बाद हैकेट के एमटीज की जारहाना तश्कील बखर गई। जब हमलों का दूसरा राउंड नाजिल हुआ तो हैकेट के 30 से जायद एमटीज हलाक हो गए। एक लम्हे के लिए हैकेट का करीबी जंगी यूनिट अपने और इसवरा की मुहिम जोई की टीम के दरमियान फासला कम न कर सका। हाय कमांडर की ये चाल शानदार है, इसके साथ ये कमीने हमारे करीबी हमले की हद में भी नहीं आ सकते। इसवरा के वो अराकीन जो मायूस होने लगे थे, उन्होंने अपनी उम्मीदों को दोबारा जागते हुए महसूस किया। वो हैकेट के दौरमार हमलों का मुकाबला उन्हें रोककर और उनसे बचकर कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने हैकेट के करीबी जंगजू अराकीन को बिल्कुल करीब आने की इजाजत दी तो वो यकीनी तौर पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर उन्हें बहुत देर तक दबाकर रखा गया तो हैकेट के दौरमार अराकीन उनका तेजी से काम तमाम कर देंगे। वर्ड प्रोजेक्शन और रंग ऑफ बुरीलेंस की बदौलत इसवरा की पेश कदमी में नुमाया इजाफा हुआ था। अब हैकेट के 2 खिलाड़ियों के अस्तना के साथ इसवरा के अराकीन ने आने वाले हमलों के खिलाफ अपने कदम जमाए रखे। हैकेट के एक खिलाड़ी अब उनकी तश्कील को नहीं तोड़ सकते थे। दरी असना सैफ अली, जिसने अपनी टीम के लिए रास्ता खोला, एक कातिल मशीन की तरह था। इसके बावजूद कि सैफ अली ने हैकेट की नाकाबंदी में सिर्फ 1/4 रास्ता तय किया था, 400 से जायद खिलाड़ी उसकी तलवारों से हलाक हो चुके थे। मजीद बरा सैफ अली के 3 डेमन ने वक्ता फौकता हैकेट की तश्कील में खलल डाला, जिसने हैकेट के अराकीन को सैफ अली की रफ्तार कम करने से रोका और हैकेट के अराकीन सिर्फ ये देख सकते थे कि सैफ अली उनकी सफों में से अपना रास्ता बना रहा है। ब्लेड, जाओ, गधों के साथ उसे रोको, हमें उन लोगों को भागने नहीं देना चाहिए, कोल्ड ब्रेव ने दांत पीसते हुए कहा जब उसने सैफ अली को हैकेट की फौज में बिला रोक टोक रास्ता बनाते हुए देखा। सैफ अली ने इस जंग में एक अहम किरदार अदा किया। अगर इसने उनके मुहासरे में शिगाफ न डाला होता तो इसवरा के अराकीन को आगे बढ़ने का कोई मौका न मिलता। मजीद बरा हैकेट के बहुत से अराकीन सैफ अली के हाथों मारे जा चुके थे। सैफ अली ने अपने पीछे सिर्फ लाशें छोड़ी। अगर उन्होंने अब इस शख्स को जंग से न हटाया तो उन्हें बेपनाह नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। समझ गया? ब्लेड हैंड, जो इसवरा की मुहिम जोई की टीम से कुछ फासले पर छुपा हुआ था, ने टीम चीट के जरिए जवाब दिया और फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद 6 कातिलों की क़ियादत करते हुए सैफ अली की तरफ चुपके से बढ़ा। गिद्ध कातिलों की एक ऐसी जमात थी जिसे हैकेट ने खास तौर पर दीगर बड़ी गिल्ड्स की अहम शख्सियात को खत्म करने के लिए परवान चढ़ाया था। गधों ने माजी में सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के आला ओहदेदारों को कामयाबी से कत्ल किया था। जब गिद्ध सैफ अली से 30 गज के फासले पर थे तो 6 कातिलों में से हर एक ने अपने थैलों से एक मैजिकीरे स्क्रोल निकाला। जब वो 25 गज के फासले पर थे तो उन्होंने शेडो स्टेप्स का इस्तेमाल किया और फौरन सैफ अली के पहलू में नमूदार हो गए। गिद्ध इंतहाई तेजी से आगे बढ़े और बैक वक्त अपने हाथों में मौजूद मैजिकीरे स्क्रोल्स को खोल दिया। ताहम सैफ अली का रद्दे अमल भी तेज था। वो फौरन जान गया कि नए आने वालों का क्या इरादा है। फौरन उसने अपनी तलवारें लहराना शुरू कर दी। सोअर्स ऑर्बिट, चमकदार सितारों ने एक के बाद एक 6 कातिलों पर बमबारी की। दोनों हाथ मसरूफ होने की वजह से गिद्ध अपना दिफा नहीं कर सके, लिहाजा
उन्होंने फौरी तौर पर विंड स्टेप्स को फ़ाल किया और इस महारत की जानिब से फराहम करदा मुख्तसर नाकाबिल तस्खीर हालत का इस्तेमाल करते हुए सैफ अली के हमलों को रोका, जबकि वो अपने मैजिकीरे स्क्रूलिस को फ़ाल करते रहे। अचानक सैफ अली के कदमों के नीचे एक जादुई दायरा बन गया, जिसके बाद इसने एक ताकतवर कशिश शक्ल महसूस की जब जादुई दायरे से जंजीरें उभरीं और उसके जिस्म के गिर्द लिपट गईं, जिससे इसकी बुनियादी खुसूसियात, हरकत की रफ्तार और हमले की रफ्तार में 60% कमी वाक़ई हो गई। मजीद बरा, इसके ब्लेड हैंड और गधों के गिर्द एक जादुई रुकावट बन गई, जिसने उन्हें बैरूनी दुनिया से काट दिया। कोई भी हमला आवर जादू आशिफा बख्श जादू इस रुकावट को उबूर नहीं कर सकेगा। मरो ब्लेड हैंड सैफ अली के पीछे नमूदार हुआ और अपनी बरसरत महारत को फ़ाल करते हुए तलवारबाज पर अपने 2 खंजरों से वार किया। इसी तरह 6 गधों ने अपनी बरसरत महारतों को फ़ाल किया और अलिफाब सलवट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, जो कि कातिल क्लास की सबसे मजबूत एक महारत थी। चूंकि हमले इतने करीब से किए गए थे और सैफ अली की खुसूसियात और रफ्तार में जबरदस्त कमी आ चुकी थी, इसलिए वो बरवक्त अपना दिफा नहीं कर सका। नतीजे के तौर पर तमाम 7 हमले एक ही वक्त में अपने हदफ पर लगे। कमांडर, जब याना ने सैफ अली को हमले सहते हुए देखा तो परेशानी और तशवीश ने इसे घेर लिया। 1-2 कातिल और फाल बरसरत महारतों वाले 6-1 कातिलों का सामना करते हुए, यहाँ तक कि सैफ अली, जिसने हेवनली ड्रैगन्स पावर को फाल कर रखा था, का भी गिरना यकीनी था। वो बिलाखिर मर गया। कोल्ड ब्रेव जब हमलों को सैफ अली से टकराते हुए देखा तो सिक्का सांस लिए बगैर न रह सका। सैफ अली की मौत के साथ इस वरा के बाकी मानदा अराकीन कटने वाले तख्ते पर रखी मछलियों की तरह थे। मजीद बरा यह हकीकत कि उन्होंने इस वरा मुहिम जोई की टीम के कमांडर सैफ अली को हलाक कर दिया था, कम ओबेश उनकी भारी जानी नुकसान की तलाफी कर रही थी। ताहम कोल्ड ब्रेव के बरक्स गधों और ब्लेड हैंड ने, जो जादुई दायरे के अंदर थे, न तो खुशी का इजहार किया और न ही सुकून का। इसके बजाय उन्होंने संजीदा तासुरात के साथ सैफ अली को घूरा। इसकी वजह यह थी कि उनके हथियार सैफ अली से बिल्कुल नहीं टकराए थे, बल्कि सैफ अली के जिस्म को घेरे हुए एक नीम शफाफ रुकावट ने उनके हथियारों को रोक लिया था। कत्ल की क्या ही ताकतवर तकनीक है। एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा कि मैं मारा गया हूं। अपने साथ तनावज़दा हमला आवरों पर नजर डालने के बाद सैफ अली ने इस वाइड शील्ड को देखा जिसे इसने फाल किया था। इसकी वाइड शील्ड पहले ही अपनी 30% से ज्यादा तवानाई खो चुकी थी। अगर वो बरवक्त रुकावट को फाल करने में नाकाम रहता तो वो यकीनी तौर पर मर जाता। ये सिर्फ एक हिफाजती ढाल है। मैं ये मानने से इनकारी हूं कि यह हमेशा कायम रह सकती है। अपने सदमे से संभलने के बाद ब्लेड हैंड ने अपने खंजरों का रुख बदला और एक और हमला कर दिया। इसी तरह 6 गधों ने अपना हमला शुरू कर दिया और 7 कातिल सर्द महर और गैर मुतजलजल रहे जब उन्होंने किसी भी कीमत की परवाह किए बगैर दीवानावार सैफ अली की हिफाजती ढाल पर हमला किया। जादुई दायरे के अंदर रहते हुए उनकी बुनियादी खुसूसियात सैफ अली से बढ़ गईं। वो तलवारबाज से ज्यादा तेज भी थे। दरी असना हिफाजती ढालें पैदा करने वाली महारतें सिर्फ महदूद मिकदार में नुकसान को जज्ब कर सकती थी। जब तक वो हिफाजती ढाल को तोड़ देते, सैफ अली बहरहाल मर जाता। खंजर और छोटी तलवारें तेजी से सैफ अली की वाइड शील्ड से टकराईं। बींग बींग बींग। सैफ अली ने अपना दिफा करने के लिए सोवर्ड्स ऑर्बिट का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भी वो किसी हमले को रोकता, इसके बाजू हल्के से कांप जाते। ताकत के लिहाज से वो 7 कातिलों का कोई मुकाबला नहीं था। दरी असना कातिलों की हम आहंगी ने इसे उनके तमाम हमलों को रोकने से बाज रखा। नतीजे के तौर पर उसकी वाइड शील्ड की तवानाई मुसलसल कम होती गई। 60, 50, 30। जब वाइड शील्ड की तवानाई खत्म हो रही थी, मुहिम जोई की टीम की सूरत हाल बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी थी। चूंकि इस वरा के अराकीन ने कुछ देर के लिए अपनी पेश कदमी रोक दी थी, इसलिए हेकेट के अराकीन मजीद हमले करने के काबिल हो गए। नतीजे के तौर पर इस वरा ने तेजी से अपने अराकीन को खो दिया। ये देखकर सैफ अली आहें भरे बगैर न रह सका। फौरन उसने ब्लेड लिबरेशन को फाल किया, जिससे इसके हाले की शिद्दत आसमान को छूने लगी। जिस लम्हे ब्लेड हैंड और गिद सैफ अली की कलंगरे के राब्ते में आए, उन्होंने महसूस किया कि उनके बाजू सुन हो गए हैं। इस तसादुम ने उन्हें उड़ाते हुए जादुई रुकावट से टकरा दिया, जो इस कुव्वत के तहत लरज उठी। उसने अपनी ताकत कैसे बहाल की?
ब्लेड हैंड के तासुरात मजीद तारीक हो गए जब उसने सैफ अली को देखा, जो जादुई रुकावट के मरकज में फख्र से खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सैफ अली की खुसूसियात में इतने बड़े फर्क से कैसे इजाफा हुआ है। ताहम सैफ अली का ब्लेड हैंड के गिरोह को सोचने का कोई वक्त देने का इरादा नहीं था, क्योंकि इसने हमला करने में पहल की। डींग डींग डींग। सैफ अली के हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रडो के खिलाड़ियों को भी उसकी तलवारों का मुकाबला करने में मुश्किल पेश आ रही थी। अगरचे ब्लेड हैंड और गिद्ध कातिल थे, लेकिन वो भी इस तलवारबाज की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें सैफ अली की तलवारों को रोकने के लिए अपनी जिबिल्लतों पर इन्हिसार करना पड़ा। सातों कातिल जानते थे कि वो खुद को अपनी हदों तक धकेल रहे हैं। फिर भी जब भी उनके खंजर अछूटी तलवारें सैफ अली की तलवारों से टकराती, उनके बाजुओं में एक शदीद झटका दौड़ जाता। इसके नतीजे में होने वाला तसादुम इतना ताकतवर था कि वो कई कदम पीछे हटने पर भी मजबूर हो गए। बिलाखिर वो मजीद मुकाबला न कर सके और वीनश इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जिसने आर्जी तौर पर सैफ अली के हमलों को नाकाम बना दिया। मुख्तसर नाकाबिल तस्खीर हालत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक खुदकुश हमला किया। इस लापरवाह हमले ने फौरी तौर पर सैफ अली की वाइड शील्ड को तोड़ दिया और उसके एचपी को कदरे कम कर दिया। ये देख कर के उन्होंने बिलाखिर नुकसान पहुंचाया है, ब्लेड हैंड और गधों की थोड़ी सी उम्मीद बहाल हो गई। फौरन सातों कातलों ने दिफा को नजरअंदाज किया और एक और लापरवाह हमला कर दिया। ताहम जैसे ही उनके हमले सैफ अली से टकराने वाले थे, उनका हदफ दो एक जैसी कापियों में तकसीम हो गया। फैंटम कल ब्लेड हैंड और गिद्ध हक्का बका रह गए, लेकिन चूंकि उनकी मुख्तसर नाकाबिल तस्खीर हालत अभी भी फाल थी, उन्होंने अपने ब्लेड्स को दोनों कापियों पर घोंप दिया। ताहम सात कातिलों के हमले मुनक़सम होने और इस हकीकत की वजह से कि सैफ अली के पास एचपी और दिफा की एक बेतहाशा मिकदार थी, कातिल सैफ अली की किसी भी कापी को मारने में नाकाम रहे। जब सात कातिलों की आर्जी नाकाबिल तस्खीर हालत खत्म हुई, तो सैफ अली और उसके हमशक्ल ने बैक वक्त शेडो ब्लेड को फाल किया, जिससे 20 वार उड़ते हुए कातिलों की तरफ गए। जादुई रुकावट के अंदर खिलाड़ियों के घूमने फिरने के लिए बहुत कम जगह थी और उसके नतीजे में 7 में से 5 कातिल फौरन मारे गए। सैफ अली और उसके हमशक्ल ने फिर पर गिटरी पेंटास्लैश का इस्तेमाल किया और हर एक ने बाकी 2 कातिलों पर 5 वारों से बमबारी की। हर वार की ताकत पिछले से ज्यादा मजबूत होती गई और जब तक सैफ अली और उसके हमशक्ल ने अपना 5वां वार किया, उनके मुखालिफिन मफलूज हो चुके थे। अचानक नीली रोशनी की एक लकीर ने ब्लेड हैंड और आखिरी गिद्ध को काट डाला। इस बार दोनों कातिल बेबस थे। जब रोशनी की लकीर ने दोनों कातिलों के चमड़े की जरा बख्तर को काट दिया, तो दोनों जादुई रुकावट में जा गिरे और मरते वक्त फटी हुई आंखों से घूरते रहे। वो महज ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक मामूली मुहिम जोई की टीम के किसी कमांडर ने हैकेट के गधों पर बाजी पलट दी है, जो इतने ताकतवर थे कि मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स को खौफ से कांपने पर मजबूर कर देते थे। अगरचे ब्लेड हैंड कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसका एचपी 0 तक पहुंच चुका था। इसकी बिनाई सिया पड़ गई जब इसका जिस्म रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर गायब हो गया और अपने पीछे एक साजो सामान छोड़ गया, जिसके कुछ ही देर बाद सैफ अली के गिर्द मौजूद जादुई रुकावट टूटकर गायब हो गई। बाब 1777 अजाब। जादुई रुकावट के गायब होने के साथ ही हैकेट के अराकीन, जो आहिस्ता आहिस्ता इसवरा के अराकीन के करीब आ रहे थे, दंग रह जाने के सिवा कुछ न कर सके। हैकेट में हर कोई गधों के बारे में जानता था। ताकत के लिहाज से ये गिरोह गिल्ड के फखर 12 हेवेंस के बाद दूसरे नंबर पर था। जब शोहरत की बात आती तो गिद्ध 12 हेवेंस से कहीं ज्यादा मशहूर थे, क्योंकि गधों ने इससे कबल फर्स्ट रेट गिल्ड्स के आला ओहदों पर फाइज कई लोगों को और यहाँ तक कि एक सफर फर्स्ट रेट गिल्ड के आला ओहदेदार को भी कत्ल किया था। मजीद बरा हैकेट के नंबर 1 कातिल ब्लेड हैंड ने इस बार सैफ अली पर हमले की क़यादत भी की थी। फिर भी सिर्फ 10 सेकंड से कुछ ज्यादा देर तक लड़ने के बाद सातों गिद्ध दर हकीकत मारे गए। इन सब के बाद भी वो मरा नहीं। कोल्ड ब्रेव की आंखों में खौफ की एक झलक चमकी जब इसने सैफ अली को ब्लेड हैंड और गधों की तरफ से गिराई गई अशिया को जमा करते हुए देखा। अगरचे वो तवील अरसे से जानता था कि सैफ अली बहुत मजबूत है, लेकिन इसने नहीं सोचा था कि तलवारबाज इतना मजबूत होगा। अपने दांत पीसते हुए कोल्ड ब्रेव ने फौरन हुक्म दिया, करीब मौजूद हर शख्स गौर से सुनो, इस वरा के कमांडर को हर कीमत पर रोको। वो पहले ही अपने तमाम तुरुक के पते इस्तेमाल कर चुका है। हम उसे भागने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए।
जो कोई भी इसे मारने में कामयाब होगा, मैं इसे लेवल 50 के फाइन गोल्ड साजो सामान के 4 टुकड़े या एक लेवल 50 का डार्क गोल्ड हथियार इनाम में दूंगा। ऐसी ताकत के साथ अगर उन्होंने सैफ अली को आजादाना तौर पर तरक्की करने की इजाजत दी तो वो बिलाशुबा मुस्तकबिल में हैकेट के लिए एक अजाब बन जाएगा। सिर्फ अब एक बार सैफ अली को मारकर और उसकी ताकत को नुकसान पहुंचाकर ही वो सैफ अली की तरक्की में खलल डाल सकेंगे। मजीद बड़ा मैदान में खिलाड़ियों का शिकार करना और उन्हें घेरना बहुत आसान नहीं था। वो इस बार सिर्फ इसलिए कामयाब हुए थे क्योंकि सैफ अली तैयार नहीं था। आज के बाद उन्हें मुस्तकबिल में सैफ अली पर हमला करने का ऐसा दूसरा अच्छा मौका यकीनी तौर पर नहीं मिलेगा। बहरहाल सैफ अली की खुसूसियात में अचानक होने वाला इजाफा यकीनी तौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। एक बार जब वो इसके दौरानिये को गुजार लेंगे तो फतह उनकी मुट्ठी में होगी। मारो दरीं असना जब हैकेट के अराकीन ने कोल्ड ब्रेव की जानिब से पेश किए जाने वाले इनाम के बारे में सुना तो उनकी आंखें फौरन खून की तरह सुर्ख हो गईं। गिल्ड के पास लेवल 50 के फाइन गोल्ड हथियार बहुत कम थे और लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियार तो इससे भी कम थे। अगर वो इनमें से किसी एक पर हाथ साफ कर लेते तो ये यकीनी तौर पर उनकी जंगी ताकत में नुमाया इजाफा कर देगा, जिसके बाद हैकेट के वो अराकीन जो पहले इस वरा के अराकीन के करीब आ रहे थे अचानक सैफ अली की तरफ मुड़ गए। दर्जनों करीबी जंगजू खिलाड़ियों ने बैक वक्त सैफ अली पर धावा बोल दिया। जादू और महारतें भी एक के बाद एक उसकी तरफ उड़ती हुई आईं। ये देखकर सैफ अली ने कलंगरे को हल्के से लहराया। समन लाइटनिंग। अचानक सैफ अली को मरकज बनाते हुए बिजली की बेशुमार लकीरें इसके इर्द गिर्द फैल गईं। चूंकि वो अभी तक टूफोल्ड बरसरक के असरात में था, इसलिए बिजली के हमलों की जद में आने वाला हर खिलाड़ी मारा गया और उनके जिस्म जमीन पर राख के ढेर बन गए। इस हमले की ताकत के सामने हैकेट के अराकीन जो खून की प्यास से भड़क उठे थे फौरन ठंडे पड़ गए और उनका हमला अचानक रुक गया। यकीनन अभी भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। सैफ अली ने हैकेट के इन अराकीन पर कोई तवज्जो नहीं दी जिन्होंने इसके करीब आना छोड़ दिया था। इसके बजाय उसने अपनी नजरें अपने साथियों की तरफ मोड़ ले जो उस वक्त एक गर्मा गर्म जंग लड़ रहे थे। अगरचे रंग ऑफ गोस्पेल की महारतों ने इस वरा के अराकीन की नुमाया मदद की थी, लेकिन तादाद में कमी का नुकसान बहुत ज्यादा था। अब इस वरा की मुहिम जोई की टीम के आधे से भी कम लोग जिंदा बचे थे। सैफ अली ने फिर 1000 गज से कुछ ज्यादा फासले पर बर्फ से ढके जंगल की तरफ मोड़ कर देखा। मेरे पास कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कोल्ड ब्रेव ने तवक्को की थी, सैफ अली इस वक्त पहले ही अपनी आखिरी सांसों पर था। टूफोल्ड बरसरक इसका आखिरी तुरुप का पता था। एक बार जब इसने उसे फाल कर दिया तो उसके दुश्मन मरते या वो खुद। अगर वो अपनी टीम को जंगल में ले जाकर इलाके का इस्तेमाल कर सकता तो छुपना बहुत आसान हो जाता। उस वक्त हैकेट के अराकीन उन्हें मजीद आसानी से घेरने के काबिल नहीं रहेंगे। जिसके बाद सैफ अली ने अपना आखिरी तुरुप का पता फोरबदन डोमेन इस्तेमाल किया। अचानक सैफ अली के जिस्म से सुरमई धुंध फैली और उसके आगे के रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया जो बर्फ से ढके जंगल तक फैल गई। ये क्या हो रहा है? मैं अपने जादू क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये ठीक नहीं है। मैं अब अपने औजार भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फोरबदन डोमेन में फंसे हैकेट के अराकीन को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वो घबरा गए। आखिरकार खिलाड़ी जंग करने के लिए बुनियादी तौर पर महारतों और जादू पर इन्हिसार करते थे। इन चीजों को इस्तेमाल करने के काबिल न होना एक ऐसे शेर के मुतरादिफ था जिसने अपने दांत और पंजे दोनों खो दिए हों। सबसे अहम बात यह है कि शिफा देने वाले अब खुद को अपने इत्तेहादियों को शिफा नहीं दे सकते थे। सब लोग मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ी। हैकेट के अराकीन को घबराया हुआ देखकर सैफ अली ने जल्दी से टीम चीट के जरिए हुक्म दिया और अपने सामने मौजूद इंसानी दीवार पर धावा बोल दिया। फिर इसने अपना रास्ता रोकने वाले एमटीज की ढालों पर कलंगरे से वार किया। टूफोल्ड बरसरक के जेर असर सैफ अली बुनियादी तौर पर एक इंसानी शक्ल का इफरीत था। सिर्फ एक हमला कई एमटीज को 1 दर्जन गज से ज्यादा दूर उड़ाने के लिए काफी था। फिर उसने ड्रैगन बरत के साथ हमला किया और इस रास्ते को चीर कर खोल दिया जिसे हैकेट के अराकीन ने हाल ही में दोबारा भरा था। अगरचे हैकेट के अराकीन ने अपनी तश्कील को दोबारा मुनज़्ज़म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन खामोश कर दिए जाने के बाद वो सैफ अली के सामने कागज से मुख्तलिफ नहीं थे।
इसके रास्ते में खड़ा हर खिलाड़ी रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर गायब होने से पहले उड़ता हुआ दूर जा गिरता। कोई भी उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता था। सैफ अली को इतनी आसानी से अपने दुश्मनों की जानें लेते देखकर इसवरा के अराकीन का खून जोश मारने लगा। उन्होंने नए जोश और खरूश के साथ इसकी पैरवी की। अगरचे हैकेट के अराकीन ने मुहिम जोई की टीम को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जंगी ताकत में फर्क बहुत ज्यादा था। किसी भी शिफा के बगैर हैकेट के करीबी जंगजू खिलाड़ी सिर्फ 2 या 3 चालों में इसवरा के अराकीन के हाथों तेजी से गिर गए। आखिर में गिल्ड के खिलाड़ी सिर्फ ये देख सकते थे कि इसवरा की मुहिम जोई की टीम के बाकी मानदा अफराद बर्फ से ढके जंगल में दाखिल हो गए। बास बिरेव, इसवरा के अराकीन जंगल में फरार हो गए हैं, क्या हमें उनका पीछा जारी रखना चाहिए? एक लेवल चून के रेंजर ने करीबी जंगल की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, हम पीछे हट रहे हैं। जंगल के अंदर का इलाका बहुत पेचीदा है, वहां तलाशी शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लापरवाही से आगे बढ़े तो हम पर उनकी तरफ से घात लगाकर हमला भी हो सकता है। कोल्ड ब्रेव ने अपना सर हिलाते हुए फिर इसने इस जंगल की तरफ एक गजबनाक नजर डाली जिसमें सैफ अली गायब हुआ था और कहा, हमारे पास मुस्तकबिल में उनसे निपटने के लिए काफी वक्त है। फ्रोजन सिटी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो आसानी से जिंदा रह सके। जिसके बाद हैकेट के तमाम अराकीन ने अपने रिटर्न स्क्रूल्स का इस्तेमाल किया और फ्रोजन सिटी वापस आ गए। दरी असना, हैकेट के नाकाम मुहासरे की खबर जल्द ही फ्रोजन सिटी की मुख्तलिफ गिल्ड्स के कानों तक पहुंच गई और उन गिल्ड्स के आला उहदेदारों में काफी हंगामा बर्पा कर दिया। फ्रोजन सिटी की कई गिल्ड्स ने तो इस मामले पर हंगामी इजलास भी मुनक्किद किए। हाय हाय, ये इसवरा मुहिम जोई की टीम वाकई हैरत अंगेज है। ये दर हकीकत हैकेट को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई। ये मुहिम जोई की टीम काफी अच्छी है। किसी से कहो कि इससे राब्ता करने की कोशिश करे। कुछ वक्त के लिए फ्रोजन सिटी की मुख्तलिफ गिल्ड्स ने इसवरा मुहिम जोई की टीम के बारे में मजीद जानने की पूरी कोशिश की। हैकेट फ्रोजन सिटी की हुक्मरान गिल्ड थी। अगरचे गिल्ड ने अभी तक शहर का बाकायदा कंट्रोल हासिल नहीं किया था, लेकिन फ्रोजन सिटी में किसी की भी गिल्ड की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं थी। अब जबकि हैकेट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखने वाली एक मुहिम जोई की टीम नमूदार हो चुकी थी, तो मुख्तलिफ गिल्ड्स इस मामले पर कैसे हैरान ना होती। फ्रोजन सिटी की गिल्ड्स के अलावा शहर की आला दर्जे की मुहिम जोई की टीमों ने भी अपने जराए से हैकेट की नाकामी की खबर हासिल कर ली। एक लेवल चून का कातिल अचानक तेज कदमों के साथ फ्रोजन सिटी के एक आला दर्जे के बार में दाखिल हुआ। कमांडर, अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हैकेट ने एक मुहिम जोई की टीम पर घात लगाकर हमला करने के लिए 40,000 अशराफिया और माहिरीन को रवाना किया। लेवल चून के कातिल ने ऐलान किया जब इसने एक दरमियानी उम्र के आदमी के सामने नशिस्त संभाली जो इस वक्त बार के एक कोने में शराब से लुत्फ अंदोज हो रहा था। ये दरमियानी उम्र का आदमी ब्रिलियंट हेवन था, जो फरास्ट लाइन मुहिम जोई की टीम का कमांडर था, जो फ्रोजन सिटी की दूसरी बेहतरीन मुहिम जोई की टीम थी। बड़े जोश और खरूश के साथ लेवल चून के कातिल ने बात जारी रखी। अब के ख्याल में उसका नतीजा क्या निकला और क्या हो सकता है? 40,000 अशराफिया और माहिरीन की कुव्वत के साथ अब फ्रोजन सिटी की कुछ बड़ी गिल्ड्स का भी सफाया कर सकते हैं, ब्रिलियंट हेवन ने बेदिली से जवाब दिया। अपने गलत अंदाजा लगाया। हैकेट नाकाम हो गई। मैंने ये भी सुना है कि हैकेट ने अपने कई हजार अराकीन को भी खो दिया है, लेवल चून के कातिल ने अपना सर हिलाते हुए कहा। कई हजार? हैकेट ने किस मुहिम जोई की टीम को निशाना बनाया? यहां तक कि व्हाइट सिविल, जो मौजूदा नंबर 1 मुहिम जोई की टीम है, इसके पास भी इस किस्म की सलाहियत नहीं है। ब्रिलियंट हेवन कातिल की बातों पर हैरान हुए बगैर न रह सका। नहीं, हैकेट की कुछ अंदरूनी मालूमात की बुनियाद पर ऐसा लगता है कि यह मुहिम जोई की टीम किसी दूसरे इलाके से आई है, लेवल चून के कातिल ने कहा। दूसरा इलाका? इसका नाम क्या है? उन्होंने कितने लोगों को भेजा? कई दसियों हजार। ब्रिलियंट हेवन का तजस्सुस अब न चाहते हुए भी बढ़ गया था। ऐसा लगता है कि मुहिम जोई की टीम का नाम इसवरा है और उसने इस बार तकरीबन 700 लोगों को भेजा है। लेवल चून के कातिल ने इस पैगाम पर एक और नजर डालने के बाद कहा जो उससे पहले मौसूल हुआ था। मजीद बरा, मैंने सुना है कि इसवरा के कमांडर ने गधों और ब्लेड हैंड को अकेले ही मार डाला। 700 और उनके कमांडर ने गधों और ब्लेड हैंड को अकेले ही मार डाला। कातिल की बातें सुनकर ब्रिलियंट हेवन ये सोचे बगैर न रह सका कि क्या कातिल नशे में था। ताहम कातिल ने बहुत वाज़ेह और संजीदगी से बात की थी।
अगर ये सच है तो मुझे डर है कि फरोजन सिटी का जल्द ही एक नया हुक्मरान होगा। बाब 1778 मशहूर। सैफ अली की जानिब से अपनी टीम को हैकेट से दूर ले जाने के बाद उसने इस वरा के जिंदा बच जाने वाले अराकीन को छोटे ग्रोहों में तकसीम कर दिया और उन्हें चौगी पहनाकर फरोजन सिटी में दाखिल किया ताकि शहर के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की जा सके। जहां तक खुद सैफ अली का ताल्लुक है, वो और यान सीधे फरोजन सिटी के सिटी हॉल की तरफ रवाना हो गए। कमांडर, ये शहर फल फूल रहा है। ये पहले ही गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर मौजूद रियासतों के दारुल हुकूमतों का मुकाबला कर सकता है। यान अब बहुत हैरान हुई जब उसने जदीद घोड़ा गाड़ी की खिड़कियों से बाहर सड़क की तरफ देखा। जब वो सिटी हॉल की तरफ जा रहे थे तो उसने फुटपाथों पर बहुत से खिलाड़ियों को अपना सामान बेचते हुए देखा। ताहम कोल्ड विंड सिटी के बरक्स इनमें से ज्यादातर फेरी वाले लाइफ स्टाइल खिलाड़ी थे। ये खिलाड़ी लेवल 50 के हथियार और साजो सामान बेचते थे और साजो सामान का सबसे कमजोर टुकड़ा ब्रोंज रैंक का था, जबकि बेहतर वाले तो सीक्रेट सिल्वर रैंक के भी थे। ऐसा मंजर कोल्ड विंड सिटी में नहीं पाया जा सकता था। इसके अलावा सड़कों पर खिलाड़ियों की तरफ से चलाई जाने वाली बहुत सी दुकानें कतार में थीं। फरोजन सिटी की खुशहाली यकीनी तौर पर किसी रियासत के दारुल हुकूमत का मुकाबला कर सकती थी। मजीद बरा कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ियों के लेवल और साजो सामान के मेयार के मुकाबले में यहाँ के खिलाड़ी वाज़े तौर पर बरतर थे। सड़क पर मौजूद ज्यादातर खिलाड़ी लेवल 52 के थे और लेवल 50 के मिस्टरेस आयरन साजो सामान से पूरी तरह लैस थे। वहाँ काफी तादाद में लेवल 53 के माहिरीन भी थे जो लेवल 50 के सीक्रेट सिल्वर साजो सामान के मुताद्दिद टुकड़े पहने हुए थे। यान ने लेवल 50 के फाइन गोल्ड साजो सामान में कुछ आजाद खिलाड़ियों को भी देखा। ये जगह वाकई अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता है। अगर खालिसतना लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के मेयार के लिहाज से मवाजना किया जाए तो फरोजन सिटी रियासतों के दारुल हुकूमतों से कहीं ज्यादा बरतर है। जब सैफ अली ने फुटपाथों पर मौजूद लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को देखा तो उसने दरियाफ्त किया कि उन लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों ने कोई गिल्ड का निशान नहीं पहना हुआ था। किसी गिल्ड का रुकन न होने के बावजूद वो लेवल 50 का सीक्रेट सिल्वर साजो सामान तैयार करने के काबिल थे। फरोजन सिटी में लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों का फॉर्जन का मेयार मरकजी बर्रे आजम के लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा था। मिसाल के तौर पर स्टार मून किंगडम के अंदर सिर्फ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लाइफ स्टाइल खिलाड़ी ही मुनासिब कीमत पर लेवल 50 का सीक्रेट सिल्वर साजो सामान तैयार कर सकते थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फरोजन सिटी आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के मरकजी शहरों में से एक होना चाहिए। मरकजी शहर, यान ने दोहराया। ये पहली बार था जब इसने ये इस्तिलाह सुनी थी। बिल्कुल ठीक, एक मरकजी शहर। अब दीगर दुनियाओं को एक रियासत सल्तनत के तौर पर सोच सकते हैं। अगरचे दीगर दुनियाओं को मुत्तहिद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ शहर रियासतों के दारुल हुकूमतों और शाही दारुल हुकूमतों के हम मनसब हैं। इन शहरों को मरकजी शहरों के नाम से जाना जाता है। वो पड़ोसी इलाकों के लिए एक चौराहे के तौर पर काम करते हैं। ताहम दीगर दुनियाओं में सिर्फ एक मरकजी शहर नहीं होता। किसी दूसरी दुनिया के हजम पर मुनहसिर है, इसमें तकरीबन 3 से 7 मरकजी शहर हो सकते हैं। फरोजन सिटी जितना बड़ा और खुशहाल शहर एक मरकजी शहर होना चाहिए, सैफ अली ने वजाहत की। इस वरा के अराकीन की जानिब से की गई तहकीकात की बुनियाद पर फरोजन सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 80 लाख से तजावुज कर गई थी, जो कोल्ड विंड सिटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। दर हकीकत फरोजन सिटी के खिलाड़ियों की आबादी व्हाइट रिवर सिटी से भी कदरे ज्यादा थी, जो कि एक आम शहर के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इसके अलावा फरोजन सिटी ने कुछ देर पहले ही 2 दीगर शहरों के लिए एक रास्ता खोला था। एक ही वक्त में फरोजन सिटी के इलाके में मुतअद्दिद नक्शे थे जो दूसरे इलाकों की तरफ ले जाते थे। इस सब ने साबित कर दिया कि फरोजन सिटी आइस क्रिस्टल वर्ल्ड का एक मरकजी शहर था। असल में सैफ अली को कोल्ड विंड सिटी से मिलते जलते एक आम शहर में पहुंचने की तवक्को थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दर हकीकत खुद को एक मरकजी शहर में पाएगा। ये एक खुशगवार हैरत के तौर पर सामने आया। किसी दूसरी दुनिया के मरकजी शहर की अहमियत गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम पर मौजूद किसी रियासत के दारुल हुकूमत शाही दारुल हुकूमत से कहीं ज्यादा थी। इसकी वजह रसाई थी दीगर दुनियाओं के ज्यादातर आम शहरों के खिलाड़ियों को दूसरे आम शहरों का सफर करने के लिए एक मरकजी शहर से गुजरना पड़ता था। दूसरी तरफ गार्ड्स डोमेन के बर्रे आजम के खिलाड़ी एक ही रियासत सल्तनत से ताल्लुक रखने वाले शहरों के दरमियान आजादाना तौर पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। मजीद बरा आम शहरों वाले इलाकों को सिर्फ एक मरकजी शहर तक रसाई हासिल थी।
कोई भी दूसरे मरकजी शहरों का सफर सिर्फ इस मरकजी शहर के जरिए कर सकता था जिससे वो जुड़े हुए थे। इन वजूहात की बिना पर दीगर दुनियाओं के मरकजी शहर बहुत अहम थे। एक ही वक्त में किसी मरकजी शहर का कंट्रोल संभालने की मुश्किल भी बहुत ज्यादा थी। ताहम एक बार जब खिलाड़ी कामयाबी के साथ किसी मरकजी शहर का कंट्रोल हासिल कर लेते तो वो किसी दूसरी दुनिया के वसाइल के एक बड़े हिस्से पर इजारादारी कायम कर सकते थे, जिसने मरकजी शहरों को मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स के लिए अहम अहदाफ भी बना दिया। अब जबकि सैफ अली ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स से पहले फरोजन सिटी पहुंचने में कामयाब हो गया था तो उसके पास शहर का कंट्रोल संभालने का बहुत बेहतर मौका था। तकरीबन 20 मिनट तक घोड़ा गाड़ी पर सवार रहने के बाद सैफ अली और यान या फरोजन सिटी के सिटी हॉल पहुंच गए। उस वक्त ताजिर खिलाड़ियों ने मरकजी लॉबी में हुजूम किया हुआ था। इनमें से कुछ ताजिर खिलाड़ी फ्रंट काउंटर के सामने खड़े थे और शहर में खरीदारी के लिए दस्तयाब दुकानों को देख रहे थे। दीगर लाउंज में बैठे थे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए बातचीत कर रहे थे। क्या तुमने सुना? हैकेट ने हाल ही में सोनोरफिक में एक मुहिम जोई की टीम पर घात लगाकर हमला किया है। ताहम आखिर में हैकेट ने न सिर्फ कई हजार अशराफिया और माहिर खिलाड़ियों को खो दिया बल्कि इसने मुहिम जोई की टीम के तकरीबन निस्फ हिस्से को फरार भी होने दिया। यकीनन मैंने इसके बारे में सुना है। मैं ये भी जानता हूं कि निशाना बनने वाली मुहिम जोई की टीम का नाम इसवरा है और ये एक ऐसी मुहिम जोई की टीम है जो कोल्ड विंड सिटी से आई है, एक ऐसा शहर जिस पर हैकेट कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये इसवरा मुहिम जोई की टीम वाकई हैरत अंगेज है। ये दर हकीकत हैकेट को इतना शदीद धचका पहुंचाने में कामयाब हो गई। मैंने ये भी सुना है कि इसवरा का कमांडर एक मुकम्मल इफरीत है जो 3 मीटर लंबा है और उसके बाजू मेरी रानों से कई गन्ना ज्यादा मोटे हैं। वो गधों का सफाया करने और हैकेट के कई हजार अशराफिया और माहिर अराकीन को अकेले ही मारने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि ट्रदो के माहिरीन भी इसके सामने तूफों की तरह है। क्या इफरीत है? इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि गिद्ध भी नीस्तो नाबूद हो गए। कमांडर, ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। यान, जिसने आराम करने वाले कुछ खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुन ली थी, सैफ अली की तरफ चोरी छुपे देखते हुए मुस्कुराई। क्या मैं इतना बेवहकल हूँ? सैफ अली उन खिलाड़ियों की गुफ्तगू से हक्का बका हुए बगैर न रह सका। इसके बारे में अफवाहें तेजी से मुज़क्का खेज होती जा रही थीं। हैकेट के इस बार के हमले ने वाकई इसवरा की मुहिम जोई की टीम को शदीद धचका पहुंचाया था। ताहम इसवरा ने इस हमले से काफी फायदा भी हासिल किया था और ये फायदा मुफ्त तशहीर की सूरत में सामने आया। आखिरकार हैकेट ने इस वक्त काफी हंगामा खड़ा कर दिया था जब इसने एक ही मुहिम जोई की टीम का शिकार करने के लिए 40,000 खिलाड़ियों की फौज रवाना की थी। ये हकीकत के गिल्ड नाकामी के साथ वापस लौटी, उसने आम लोगों की और भी ज्यादा तवज्जो हासिल करने का काम किया। इस मकाम पर फरोजन सिटी के अमली तौर पर हर खिलाड़ी ने पहले ही इसवरा मुहिम जोई की टीम के बारे में सुन लिया था। सैफ अली के सिटी हॉल के दूसरी मंजिल के हाल में पहुंचने के बाद उसने अपना सिटी प्रोटेक्टर का खिताब जाहिर किया। लॉर्ड प्रोटेक्टर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? एक एनपीसी सीनियर मुंतजिम फौरन सैफ अली का इस्तकबाल करने के लिए चल कर आया। मैं शहर में जमीन का एक प्लाट खरीदना चाहता हूं, सैफ अली ने कहा। ठीक है, इस वक्त हमारे शहर में ये दस्तयाब जमीनें हैं, सीनियर मुंतजिम ने फरोजन सिटी का नक्शा निकालते हुए कहा। नक्शे पर सब्ज और सुर्ख निशानात बिखरे हुए थे, जिनमें सब्ज निशानात लावारिस जमीनों की निशानदेही करते थे और सुर्ख निशानात मिल्कियती जमीनों की निशानदेही करते थे। शहर के नक्शे को देखकर सैफ अली मुस्कुराए बगैर न रह सका। यकीनन इस सड़क के इर्द गिर्द की जमीनें अभी तक अछूती हैं। सैफ अली ने शहर के एक ऐसे हिस्से को देखते हुए सोचा जो मुकम्मल तौर पर सब्ज था। ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम से मौसूम यह हिस्सा शहर के बैरूनी इलाके में वाक़ था और ऐसा लगता था कि किसी को भी वहां जमीनें खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गार्ड्स डोमेन के आगाज के बाद से अब तक एनपीसी शहरों की अहम जमीनें, चाहे वो गार्ड्स डोमेन के मरकजी बर्रे आजम पर हों या दीगर दुनियाओं में, पहले ही मुख्तलिफ गिल्ड्स की तरफ से खरीदी जा चुकी थी। कोई भी अच्छी जगह लावारिस नहीं छोड़ी जाएगी। ताहम दीगर दुनियाओं में एनपीसी शहर कदरे मुख्तलिफ थे, खास तौर पर मरकजी शहरों के ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट्स। दीगर दुनियाओं में सिर्फ मरकजी शहरों को ही दूसरे मरकजी शहरों तक रसाई हासिल थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ममालिक के दरमियान टेलीपोर्टेशन दारुल हुकूमतों तक महदूद थी। खिलाड़ियों को दूसरे मुल्क में टेलीपोर्ट करने के लिए दारुल हुकूमत का सफर करने की जरूरत थी। ताहम
ये रसाई हासिल करने का तरीका किसी खास नक्शे में रास्ता खोलकर नहीं बल्कि शहरों के दरमियान फिजाई रास्तों को फाल करके था। एक बार जब फिजाई रास्ते फाल हो जाते तो खिलाड़ी एक मरकजी शहर से दूसरे मरकजी शहर तक फ्लाइंग शिप पर सवार हो सकते थे। ये फ्लाइंग शिप्स मरकजी शहरों के ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट्स में लंगर अंदाज होंगी, जहां मरकजी शहर एक हवाई अड्डा तामीर करेंगे। माजी में मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स इस हकीकत से नावाकिफ थीं। नतीजे के तौर पर कुछ ताजिर खिलाड़ी जिन्होंने ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट्स की जमीनों पर अपना पैसा लगाया था, उन्होंने अपने लिए एक बड़ी दौलत कमा ली। इस वक्त मुस्तकबिल के हवाई अड्डे के लिए मुख्तस इलाके के इर्द गिर्द की अमली तौर पर तमाम जमीनें लावारिस थीं। ये सैफ अली के लिए एक बहुत बड़ा कारोबारी मौका था। लॉर्ड प्रोटेक्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप जमीन का कौन सा प्लाट खरीदना चाहते हैं? मैं आपको यहाँ दस्तयाब जमीनों का तफसीली तारुफ भी दे सकता हूँ, सीनियर मुंतजिम ने पूछा जब उसने सैफ अली को काफी देर तक खामोश देखा। तारुफ की कोई जरूरत नहीं, मुझे इस इलाके में जमीन का हर प्लाट चाहिए, सैफ अली ने ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट की कई सड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाब 1779 शहरों के दरमियान फर्क। सब कुछ, एनपीसी सीनियर मुंतजिम हक्का बका होकर पूछे बगैर न रह सका। लॉर्ड प्रोटेक्टर, इन सड़कों पर जमीन के कल 14 प्लाट हैं। क्या आपको यकीन है कि आपको वो सब चाहिए? यहां तक कि याना ने भी सैफ अली को हैरत भरी नजरों से देखा। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो महज ये समझ नहीं पा रही थी कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगरचे ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट की जमीनें मरकजी जिला की जमीनों से कहीं ज्यादा सस्ती थी, लेकिन तमाम 14 प्लाट खरीदने पर फिर भी एक खतीर रकम खर्च होगी। मजीद बरा, ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट शहर के एक दूर दराज इलाके में था। अब भी किसी ने इन जमीनों में से कोई भी खरीदने की जहमत नहीं की थी। कोई भी आसानी से देख सकता था कि यह जगह कितनी खराब थी। सिर्फ एक किरायादार तलाश करना भी नामुमकिन हो सकता है। बिल्कुल ठीक, मुझे वो सब चाहिए हैं, सैफ अली ने सर हिलाया। ठीक है, जमीन के 14 प्लाटों की कल रकम 31,500 गोल्ड बनती है। इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि सैफ अली ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट की जमीनें खरीदना चाहता है, सीनियर मुंतजिम ने जोशो खरूश से कल कीमत का हिसाब लगाया और सैफ अली को एक फहरिस्त थमा दी। इस फहरिस्त का जायजा लेते हुए सैफ अली ने देखा कि सबसे सस्ते प्लाट की कीमत 2000 गोल्ड से ज्यादा थी। ये जमीनें किसी रियासत के दारुल हुकूमत के मुजाफात में मौजूद जमीनों से कदरे ज्यादा महंगी थीं। ताहम एक बार जब मरकजी शहरों के दरमियान फिजाई रास्ते आवाम के लिए खिल गए तो ये जमीनें दर्जनों गन्ना ज्यादा कीमती हो जाएंगी। यहां तक कि अगर उसके पास उन जमीनों का कोई इस्तेमाल ना भी होता तो वो उन्हें किराए पर देकर एक बड़ी दौलत कमा सकता था। फितरी तौर पर वो उन जमीनों को खरीदने का मौका नहीं गंवा सकता था। इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि सब कुछ ठीक है, सैफ अली ने अदायगी मुकम्मल की। गेम के इस मरहले पर 31,500 गोल्ड एक फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम थी। ताहम सैफ अली के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। सैफ अली पहले ही सोलिटरी 9 को इन नायाब मवाद के साथ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म भेज चुका था, जो इसवरा मुहिम जोई की टीम और अलिफाडुंचरर अलायंस ने इकट्ठे किए थे। अपनी वापसी पर सोलिटरी 9 कैंडल लाइट से बहुत सी अशिया वापस लाया था, जैसे कि स्टेमिना पोशनस, आइस रेसिटनस आर्मर कट्स और दीगर अशिया जो कोल्ड विंड सिटी में फरोख्त करने अलिफाडुंचरर अलायंस के लिए तिजारत के लिए नहीं मिल सकती थी। कोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ी अशिया के बदले नायाब मवाद की तिजारत करने के बजाय सिक्कों के साथ अपनी अशिया खरीदने को तरजीह देते थे। लिहाजा उसने हाल ही में काफी सके कमाए थे। अब तक सोलिटरी 9 ने व्हाइट रिवर सिटी के 2 चक्कर लगाए थे। इसके पहले चक्कर ने उन्हें 20,000 गोल्ड से ज्यादा का मुनाफा दिया था। इसके दूसरे चक्कर पर, जो कई दिनों बाद हुआ था, कैंडल लाइट कहीं ज्यादा तैयार थी क्योंकि इसने नायाब मवाद का एक बड़ा जखीरा हासिल कर लिया था। नतीजे के तौर पर सोलिटरी 9 अपने दूसरे चक्कर पर जिन अशिया के साथ कोल्ड विंड सिटी वापस आया था, उन्होंने उन्हें 60,000 गोल्ड से ज्यादा का मुनाफा दिया था। अब सैफ अली की जेबें सिक्कों से भारी थीं। ये अफसोस की बात थी कि इसवरा और जीरो विंग हर रोज ऐसी तरसील के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। आखिरकार कोल्ड विंड सिटी में इतने ही खिलाड़ी थे। मार्केट की तलब की एक हद थी। सैफ अली के अंदाजों के मुताबिक शहर के खिलाड़ियों को तमाम अशिया हजम करने में कम अज कम 4 से 5 दिन लगेंगे। दूसरे लफ्जों में, वो हर 4 या 5 दिन में सिर्फ एक बार ही बड़ी दौलत कमा सकता था।
सैफ अली के कोल्ड विंड सिटी छोड़ने से पहले उसने टेलीपोर्टेशन गेट की तामीर पर 10,000 गोल्ड खर्च किए थे। उसने इसवरा और अलिफाडुंचरर अलायंस की तरक्की के लिए 10,000 गोल्ड भी पीछे छोड़े थे। इसके पास अब भी 60,000 से ज्यादा गोल्ड मौजूद थे। ताहम अगरचे 60,000 गोल्ड अहम लग सकते हैं, लेकिन ये सैफ अली के लिए कुछ भी हासिल करने के लिए काफी नहीं थे। इसे इस मामूली रकम से कहीं ज्यादा की जरूरत थी। कोल्ड विंड सिटी की तरक्की के अलावा सैफ अली जीरो विंग की बराज गिल, सिल्वर विंग टाउन और बोनलेस लैंड में मौजूद लोस्ट टाउन की तरक्कियाती लागत का भी जिम्मेदार था, जिन सब के लिए फंड्स की एक बड़ी मिकदार दरकार थी। ये खास तौर पर सिल्वर विंग टाउन और लोस्ट टाउन के लिए सच था। सिल्वर विंग टाउन एक प्राइमवर्डेल डिवाइन रॉन के पास वाक़ था, जो प्राइमवर्डेल सिटी से जड़ा हुआ था। ये एक स्ट्रेटेजिक मकाम था जो मुसलसल जंगी तकनीकें और वसाइल ला सकता था, जो खिलाड़ियों को उनकी प्रमोशन कोर्स में मदद दे सकता था। जहां तक लोस्ट टाउन का ताल्लुक है, ये एक मुकद्दस सरजमीन थी जो खिलाड़ियों को रील्स ऑफ ट्रूथ को समझने में मदद दे सकती थी। ये जीरो विंग को मुस्तकबिल के लिए बेशुमार माहिरीन की परवरिश करने में मदद देगा। ये दोनों कस्बे जीरो विंग के एक सपर गिल्ड बनने के लिए जरूरी बुनियादें थे और उन्हें जल्द अज जल्द मजबूत करने की जरूरत थी। बसूरत दीगर, एक बार जब मुख्तलिफ सपर पावर्स को उन दोनों कस्बों की कदर का एहसास हो गया, तो वो उन्हें जीरो विंग से चुराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। यही वजह थी कि सैफ अली ने किसी को भी लोस्ट टाउन के बारे में नहीं बताया था। जीरो विंग जितना बड़ा हो चुका था, गिल्ड के अंदर बहुत से जासूस मौजूद थे। मालूमात के लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा था। गार्ड्स डोमेन में ताकतवर कमजोरों का शिकार करते थे। अगर किसी तरह मुख्तलिफ सपर पावर्स ने लोस्ट टाउन की सलाहियत को दरियाफ्त कर लिया, तो जीरो विंग की मौजूदा ताकत कस्बे को मुतअद्दिद सपर पावर्स के पंजों से बचाने के लिए काफी नहीं होगी। ये बिल्कुल जरूरी था कि सैफ अली जल्द अज जल्द दोनों कस्बों को मजबूत करे, और ऐसा करने के तेज तरीन तरीके के लिए मजीद कमाने की खातिर पैसा खर्च करने की जरूरत थी। जमीन के इन 14 प्लाटों को खरीदना उसके मंसूबे का पहला कदम था। जमीन के इन 14 प्लाटों को खरीदने के बाद सैफ अली ने सबसे बड़े प्लाट का इंतखाब किया और एक पुरतायुश अलिफाडुंचरर रहाइशगाह बनाने के लिए 3,000 गोल्ड खर्च किए, जो इस शहर में इसवरा के अड्डे के तौर पर काम करेगी। फिर इसने जमीन के मजीद 5 प्लाट मुंतखब किए और आला दर्जे की दुकानें बनाने के लिए कल 5,000 गोल्ड खर्च किए। सैफ अली का इरादा उन दुकानों को आर्जी गोदामों के तौर पर इस्तेमाल करने का था। फरोजन सिटी में कोल्ड विंड सिटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा रिहायशी खिलाड़ी थे, और उन खिलाड़ियों के पास मौजूद वसाइल बिलाशुबा मिकदार और मेयार दोनों लिहाज से कोल्ड विंड सिटी के वसाइल से बरतर थे। जरूरी तैयारियां करने के बाद सैफ अली फरोजन सिटी के ऑफिशियल फोरम्स पर गया और इसवरा मुहिम जुई की टीम के कमांडर के तौर पर एक पोस्ट शाये की। अलिफाडुंचरर अलायंस इस वक्त फरोजन सिटी में भर्तियां कर रहा है। हम बगैर किसी पाबंदी के बेहतरीन फवाइद पेश करते हैं। मजबूत काबिल खिलाड़ी तो बरा रास्त इसवरा मुहिम जुई की टीम में भी शामिल हो सकते हैं। जिस लम्हे ये पोस्ट पब्लिक हुई, बहुत से खिलाड़ियों ने जो इसवरा मुहिम जुई की टीम में दिलचस्पी रखते थे, तजस्सुस के मारे इस पर क्लिक किया। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज। क्या हम लेवल 50 का फाइन गोल्ड सीट साजो सामान भी खरीद सकते हैं? जल्दी देखो, हम दर हकीकत अलिफाडुंचरर अलायंस में जंगी तकनीकें खरीद सकते हैं। तबादला की जाने वाली अशिया में आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स भी मौजूद हैं। ये इसवरा मुहिम जुई की टीम बहुत सखी है। क्या इसवरा हैकेट के खिलाफ जंग के लिए ताकत इकट्ठी करने का इरादा रखती है? क्या ये सच है? अगर ये सच है, तो मैं फौरन अलिफाडुंचरर अलायंस में शामिल हो जाऊंगा। मैजिक लाइट सीट में आ रहा हूं। सैफ अली ने जो पोस्ट अपलोड की थी, इसमें ऐसी मालूमात शामिल थीं जो अलिफाडुंचरर अलायंस के फवाइद का तारुफ कराती थीं। मजीद खिलाड़ियों को शामिल होने की तरफ रागिब करने के लिए उसने मैजिक लाइट सीट और जंगी तकनीकों को भी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। यकीनन न सिर्फ मैजिक लाइट सीट जैसी अशिया के लिए अलिफाडुंचरर अलायंस पॉइंट्स की एक बड़ी तादाद दरकार थी, बल्कि उनके लिए सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स की भी काफी तादाद दरकार थी। सैफ अली की पोस्ट के लाइव होने के कुछ ही देर बाद पूरे फरोजन सिटी में आजाद खिलाड़ियों में हंगामा बर्पा हो गया। इन आजाद खिलाड़ियों में से हर एक इसवरा की रहाइशगाह की तरफ दौड़ा। अगरचे इनकी अक्सरियत के पास सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स नहीं थे, लेकिन वो फिर भी ये जानने के लिए मुतजस्सिस थे कि आया इसवरा मुहिम जुई की टीम का दावा सच है, और वो अपनी आंखों से सूरत हाल की तस्दीक करना चाहते थे।
10 मिनट गुजरने से पहले ही 10,000 से ज्यादा आजाद खिलाड़ियों ने अल्फाडुंचरर अलायंस में शामिल होने की गरज से इसवरा की रहाइशगाह के गिर्द हुजूम कर लिया था। उन्होंने रहाइशगाह के बाहर की सड़क को खिंचाखच भर दिया, जिससे इसवरा के अराकीन को आगे बढ़कर नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। जब फ्रोजन सिटी के आजाद खिलाड़ी अल्फाडुंचरर अलायंस में शामिल हुए और मरकजी लाबी में तबादले की फहरिस्त देखी तो वो खुशी से निहाल हो गए। मैजिक लाइट सीट वादे के मुताबिक फहरिस्त में मौजूद था और दरहकीकत 3 दस्तयाब थे। मैजिक लाइट सीट को जी भरकर देखने के बाद लाबी में मौजूद आजाद खिलाड़ियों ने अपनी खून आलूद आंखें आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स की तरफ मोड़ लें, जो किसी की आइस रेजिस्टेंस में 5 पॉइंट्स का इजाफा करते थे। उन्होंने फौरन जेमस्टोन्स पर बोली लगाना शुरू कर दी। फ्रोजन सिटी के पास गोल्ड विंड सिटी से कहीं ज्यादा वसाइल थे, खास तौर पर जब बात जादुई क्रिस्टल्स की आती थी। इसकी वजह यह थी कि फ्रोजन सिटी के इलाके में एक इसवरा मोड रीजनल डंजन मौजूद था। खिलाड़ी अपनी जरूरत के जादुई क्रिस्टल्स हासिल करने के लिए रीजनल डंजन का दौरा कर सकते थे। लिहाजा फ्रोजन सिटी के खिलाड़ियों के पास गोल्ड विंड सिटी के खिलाड़ियों के मुकाबले में कदरे ज्यादा जादुई क्रिस्टल्स मौजूद थे। बहुत तेजी से आइस रेजिस्टेंस जेमस्टोन्स की कीमतें 7 जादुई क्रिस्टल्स तक पहुंच गईं और कुछ तो 8 जादुई क्रिस्टल्स तक भी पहुंच गईं। तकरीबन 30 मिनट बाद सैफ अली गोल्ड विंड सिटी से जो 5005 पॉइंट जेमस्टोन्स लाया था वो बिक चुके थे। फ्रोजन सिटी की तलब गोल्ड विंड सिटी के मुकाबले में कई गना ज्यादा मजबूत थी। इन फरोख्त ने सैफ अली को 35,700 से ज्यादा जादुई क्रिस्टल्स भी कमा कर दिए थे। ये महसूस करते हुए कि यहाँ जेमस्टोन्स की मांग इतनी ज्यादा है, सैफ अली ने 10,006 पॉइंट जेमस्टोन्स भी फरोख्त के लिए लगा दिए, जिनकी कम अज कम कीमत 7 जादुई क्रिस्टल्स मुकर्रर की गई थी। ताहम एक वक्त में 1,000 के बीच फरोख्त करने के बजाय, जैसा कि इसने पहले किया था, इसने 6 पॉइंट जेमस्टोन्स सिर्फ 200 और 300 के बिज़ में फरोख्त किए। सैफ अली की हैरत की इंतहा न रही जब फ्रोजन सिटी में अल्फाडुंचरर अलायंस के कयाम के तकरीबन 3 घंटे बाद ही तीनों मैजिक लाइट सिट्स बिक गए, जिससे इसे 18 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स का मुनाफा हुआ। गोल्ड विंड सिटी में सिविल डिजूलोंग फ्लावर इकट्ठा करने की अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसने सिर्फ 6 डंठल इकट्ठे किए थे। फिर भी इसने फ्रोजन सिटी पहुंचने के सिर्फ 3 घंटे बाद ही 18 डंठल हासिल कर लिए थे। दोनों शहरों के दरमियान फर्क उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा था। अगरचे मैजिक लाइट सिट्स मुमकिना तौर पर बड़ी गिल्ड्स के खिलाड़ियों ने खरीदे थे, जिससे मुमकिना तौर पर उन गिल्ड्स की ताकत में इजाफा हुआ था, लेकिन सैफ अली को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने बिलाखिर 20 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स हासिल कर लिए थे। सैफ अली की जानिब से इसवरा के गोदाम से 18 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स निकालने के बाद वो अपनी खुशी में तकरीबन खो गया और फिलासफर्स हैंड पर मौजूद लानत को दूर करने के लिए क्लिक किया। खुशकिस्मती से वो अपनी खुशी को दबाने में कामयाब रहा और इसे रहाइशगाह में एक निजी कमरा मिल गया। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि वो अकेला है, उसने अपने थैले से क्रिस्टलाइन हाथ निकाला। सिस्टम, ये पता चला है कि आपके पास 20 सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स हैं। क्या आप फिलासफर्स हैंड पर मौजूद लानत को दूर करना चाहते हैं? सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल करें पर क्लिक किया। बाब 1780 एक लेजेंडरी आइटम की इब्तिदाई उन सेलिंग। जिस लम्हे सैफ अली ने लानत को दूर करने का इंतखाब किया, क्रिस्टलाइन ढांचा नुमा हाथ ने एक जामनी सुनहरी चमक छोड़ी जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। कमरे में माना की कसाफत भी तेजी से बढ़ने लगी। हैरत अंगेज, तो ये फिलासफर्स हैंड की ताकत है। सैफ अली गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था जब एक सफेद धुंध ने इसे घेर लिया। कुछ ही देर बाद धुंध में तब्दील होने वाले माना ने आहिस्ता आहिस्ता माया शक्ल इख्तियार कर ली। फिर सैफ अली के सामने माया माना का एक कुरा बन गया। एक लम्हे बाद माना के करे में एक मंजर चलने लगा। फुटेज में आग में लिपटी हुई एक दुनिया दिखाई गई। दुनिया का आसमान घने सिया बादलों से ढका हुआ था और वक्ता फौकता आग का एक मीनार आसमान की तरफ उठता था। दरी असना इस दुनिया के मरकज में बहते हुए सफेद गर्म मैग्मा पर सफेद शोले रक्स कर रहे थे। शोले इतने गर्म थे कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द की जगह को भी मस्क कर दिया था। ताहम सैफ अली सफेद गर्म शोलों के मरकज में एक दिवहकल दरवाजा धुंधला सा देख सकता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गहरी सुर्ख शक्ल शोलों के अंदर चहल कदमी कर रही थी।
इस शक्ल ने एक त्रिशूल पकड़ा हुआ था जो इर्द गिर्द के शोलों का हुक्मरान मालूम होता था। फुटेज के 1 मिनट के बाद ये गायब हो गई। कमरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में वापस आ गया और फिलासफर्स हैंड खामोशी से सैफ अली के सामने मंडलाने लगा। ताहम ये शय अब तराशे हुए इलाही रानत से सजी हुई थी। फिलासफर्स हैंड की खुसूसियात में भी नुमायां तब्दीलियां आई थीं। कर्सिड फिलासफर्स हैंड लेजेंडरी रैंक आइटम। चूंकि फिलासफर्स हैंड का खालिक मौत से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, इसलिए खालिक की रूह ने खुद को फिलासफर्स हैंड के साथ जोड़ लिया और इसे अपनी तमाम ताकत खोने की लानत दी। चूंकि फिलासफर्स हैंड पर सिविल डिजूलोंग फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए खालिक की रूह को सिविल गाइडेंस मिल गई थी। नतीजे के तौर पर लानत कदरे कमजोर हो गई है। इजाफी महारत। फिलासफर सिविल अशिया तैयार करते वक्त खिलाड़ियों को 1 घंटे के लिए रहनुमाई फराहम करती है। कूल डाउन 3 घंटे। क्या हैरत अंगेज महारत है। मैंने लानत को सिर्फ जुज़वी तौर पर दूर किया है, फिर भी फिलासफर्स हैंड ने ऐसी आसमान को छूती महारत हासिल कर ली है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उसे कीमिया का खजाना क्यों कहा जाता था। सैफ अली अपडेट शदा ट्रिब्यूट पैनल देखकर हैरान रह गया। ज्यादातर इम्कान है कि फिलासफर सिविल के असरात मेडिटेशन पोशन की कदर का भी मुकाबला कर सकते हैं। ताहम मेडिटेशन पोशन तैयार करने के लिए दरकार मवाद बेमिसाल हद तक कीमती था और खुद इस पोशन को बड़े पैमाने पर तैयार करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ फिलासफर सिविल एक ऐसी महारत थी जिसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस्तेमाल किया जा सकता था। अगरचे इस महारत को सिर्फ लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को अशिया तैयार करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, न कि मेडिटेशन पोशन की तरह जंगी तकनीक सीखने के लिए, लेकिन यह फिर भी एक कीमती वसीला था। अगर अवाम ने इस महारत को दरियाफ्त कर लिया तो पूरी गेम में गिल्ड्स उसे चुराने के लिए सैफ अली का शिकार करेंगी। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों को अशिया ईजाद करनी पड़ती थी, जिसमें लाइफ स्टाइल मास्टर्स बनने के लिए आजमाइश और गलती का अमल शामिल था। एक लाइफ स्टाइल खिलाड़ी को मास्टर रैंक तक पहुंचने में बहुत तवील वक्त लगेगा। ताहम अगर किसी के पास कुछ रहनुमाई हो तो किसी शय को ईजाद करना आसान हो जाएगा। इससे इन लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को मदद मिलेगी जो मास्टर बनने से सिर्फ एक छोटा सा कदम दूर थे, ताकि वो आखिरी दहलीज को उबूर कर सकें। फिलासफर्स हैंड पर मौजूद लानत को सिर्फ जुज़वी तौर पर तहलील करने के बाद उसने इतनी ताकतवर महारत पेश की। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि किंगडम सोरुड ने मुख्तसर वक्त में अपनी ट्रेडिंग फर्म को डार्क नाइट एम्पायर में सबसे आगे क्यों तैयार कर लिया था। आखिरकार लाइफ स्टाइल मास्टर्स किसी ट्रेडिंग फर्म की बुनियादी मुसाबकती ताकत थे। इस नतीजे ने सैफ अली को इस एपिक रैंक की मैन स्टोरी लाइन क्वेस्ट को मुकम्मल करने और मुकम्मल फिलासफर्स हैंड हासिल करने के लिए और भी ज्यादा बेताब कर दिया। ताहम वर्ड फॉरेस्ट का मकाम एक बड़ा मसला है। जब सैफ अली ने मानाबाल के दिखाए गए मंजर को याद किया तो उसने तेवरी चढ़ाई। मौजूदा खिलाड़ी मुमकिना तौर पर आग की दुनिया से नावाकिफ थे और इसे तलाश करने में बहुत तवील वक्त लेंगे, लेकिन जिस लम्हे सैफ अली ने, जो गार्ड्स डोमेन से नाकाबिल यकीन हद तक वाकिफ था, आग की दुनिया, देवहकल गहरे सुर्ख इफरीत और उसके पकड़े हुए त्रिशूल पर नजर डाली, वो जान गया कि ये कहां। फुलियम डैमनस वैली। ये एक गैर जानिबदार नक्शा था जो फुलियम डैमनस का घर था। रिकॉर्डिंग में मौजूद देवहकल इफरीत दर हकीकत फुलियम डेमन किंग था, जो फुलियम डैमनस वैली का फाइनल बॉस था। चूंकि फुलियम डैमनस वैली जादुई क्रिस्टल्स और सोर्स फायर और से मालामाल थी, इसलिए माजी में मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स की जानिब से इस पर बहुत ज्यादा मुकाबला किया गया था। खास तौर पर फुलियम डेमन किंग गेम के इस मरहले पर दस्तयाब चंद वर्ल्ड बॉसेस में से एक था। फुलियम डेमन किंग के फर्स्ट कल पर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स और गिल्ड रिजेडनेस प्रमोशन ऑर्डर्स इनाम में दिए जाते थे। नतीजे के तौर पर गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस पर छापा मारने के लिए बड़ी फौजें रवाना की थी। बदकिस्मती से हर वो गिल्ड जिसने वर्ल्ड बॉस पर छापा मारने की कोशिश की थी, नाकामी के साथ वापस लौटी थी। इस वक्त फुलियम डेमन किंग सिर्फ लेवल 83 का था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुहिम जोई की टीम के अराकीन औसतन लेवल 80 से ऊपर थे। मुहिम जोई की टीमें ट्र2 के खिलाड़ियों पर भी मुश्तमिल थीं, फिर भी वो इतनी ताकतवर नहीं थीं कि फुलियम डेमन किंग की ताकत का मुकाबला कर सकती। हर मुहिम जोई की टीम नीस्त व नाबूद हो गई थी। सिर्फ इस वक्त जब खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंच गए और अपनी ट्र3 क्लासेस हासिल कर ले, तब जाकर उन्होंने बिलाखिर फुलियम डेमन किंग को शिकस्त दी। दरीं असना
लेवल 80 से ऊपर के खिलाड़ियों के डेमन किंग को शिकस्त देने में नाकाम होने की बुनियादी वजह फुलियम डेमनस वैली का शदीद माहौल था। फुलियम डेमन किंग के जेर कब्जा इलाका इतना गर्म था कि खिलाड़ी मुकम्मल फायर रेजिस्टेंस साजो सामान और एडवांस्ड फायर रेजिस्टेंस पोशनस के बावजूद तेजी से एचपी खो देते थे। जब कोई टीम फुलियम डेमन किंग से लड़ती तो टीम के शिफा देने वालों को मुसलसल अपनी टीम के हर रुकन को शिफा देनी पड़ती थी। कोई भी ऐसी नुकसानदेह जंग के नताइज का आसानी से तसव्वुर कर सकता था। ताहम प्रोटीन तक पहुंचने के बाद न सिर्फ खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात और जिस्मानी साख्त में नुमायां बेहतरी आएगी, बल्कि उनकी मुज़ाहमतों में भी एक मियारी तब्दीली आएगी। ये ट2 और प्रोटीन के खिलाड़ियों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क भी था। यही वजह थी कि खिलाड़ी ट3 तक पहुंचने के बाद इस बास को शिकस्त देने के काबिल हुए थे। अगरचे सैफ अली का हदफ सिर्फ वर्ल्ड फॉरेस्ट का सफर करना और वर्ल्ड गेट को फाल करना था, न कि फुलियम डेमन किंग को मारना, लेकिन इस इलाके की झुलसा देने वाली आग कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। यहां तक कि अगर वो एक एडवांस्ड फायर रेजिस्टेंस पोशन भी पी लेता तो वो किसी शिफा देने वाले के बगैर इस शदीद माहौल में 20 सेकंड से ज्यादा नहीं टुक पाता। मजीद बरा, फुलियम डेमन किंग सिर्फ बैठकर उसे वर्ल्ड गेट के करीब आते हुए नहीं देखेगा। अगर वो फुलियम डेमन किंग की मुदाखलत को भी शामिल कर ले तो वो चंद सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर वो वर्ल्ड गेट को कैसे फाल करेगा? ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने का कोई तरीका तलाश करना होगा। सैफ अली ने इसके बारे में जितना भी सोचा, वर्ल्ड गेट को फाल करने और जल्द अज जल्द अपनी क्वेस्ट मुकम्मल करने का वाहिद तरीका अपनी फायर रेजिस्टेंस को बढ़ाना था। मजीद बरा, सिर्फ अपनी फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इसे कम अज कम 20 रुकनी टीम बनाने के लिए काफी खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में मदद करने की जरूरत थी। बसूरत दीगर, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, यहां तक कि अगर वो नक्शे की गर्मी से महफूज भी हो जाए, जबकि फुलियम डेमन किंग इसे तंग कर रहा हो। इसे फुलियम डेमन किंग की तवज्जो हटाने के लिए दूसरों की जरूरत थी, जबकि वो वर्ल्ड गेट को फाल करे। इस वक्त सैफ अली किसी खिलाड़ी की फायर रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 3 तरीकों के बारे में सोच सकता था। पहला तरीका फायर रेजिस्टेंस साजो सामान पहनना था, दूसरे में फायर रेजिस्टेंस पोशनस शामिल थे और आखिरी के लिए किसी का ट बढ़ाना जरूरी था। आखिरी ऑप्शन गैर हकीकी था, लिहाजा वो सिर्फ पहले और दूसरे तरीके पर इन्हिसार कर सकता था। एडवांस्ड फायर रेजिस्टेंस पोशनस बनाना कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लिए कोई मसला नहीं था। अब मसला ये था कि फायर रेजिस्टेंस साजो सामान का एक बड़ा जखीरा कैसे हासिल किया जाए। मजीद बरा, जेर बहस फायर रेजिस्टेंस साजो सामान को फायर रेजिस्टेंस की एक नुमाया मिकदार फराहम करनी थी। बसूरत दीगर, खिलाड़ी फुलियम डेमन किंग की रहाइशगाह में जिंदा नहीं रह पाएंगे। गेम के इस मरहले पर मुख्तसर वक्त में ताकतवर फायर रेजिस्टेंस साजो सामान का एक बड़ा जखीरा हासिल करने की कोशिश करना गैर हकीकी था। इसकी वजह यह थी कि मरकजी धारे के खिलाड़ी अभी लेवल 50 की दहलीज को उबूर करना शुरू कर रहे थे। टीम डंजन्स जो रेजिस्टेंस साजो सामान गिराते थे वो अभी भी इंतहाई नायाब थे। लिहाजा इस लेवल पर रेजिस्टेंस साजो सामान बहुत नायाब था और बेहतरीन रेजिस्टेंस साजो सामान तो इससे भी कम था। सिर्फ इस वक्त जब खिलाड़ी लेवल 70 और इससे ऊपर पहुंच जाएंगे तो रेजिस्टेंस साजो सामान ज्यादा मिकदार में दस्तयाब होना शुरू होगा। कोई और चारा नहीं है। मैं सिर्फ वापस जा सकता हूं और आबदागाल और शाइस्ता से उन टीम डंजन्स को तरजीह देने का कह सकता हूं जो फायर रेजिस्टेंस साजो सामान गिराते। सैफ अली ने आह भरी, जिसके बाद सैफ अली ने फिलासफर्स हैंड को महफूज कर लिया और यान को उन कामों पर बात करने के लिए बुलाया जो उसके आइस क्रिस्टल वर्ल्ड छोड़ने के बाद फ्रोजन सिटी में करने की जरूरत थी। फिर उसने अपना थैला 60,000 जादुई क्रिस्टल से भर लिया जो उसने उन आइस रेजिस्टेंस जेम स्टोन्स के जरिए कमाए थे, जो 6 आइस रेजिस्टेंस। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।